अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, कल हमारी डिस्कशन शुरू हुई थी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एरिया पे। हमने जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एरिया को लेकर जो बातें की थी, कैपिटल से क्या मुराद है, एक्विटी एंड लॉन्ग टर्म डेट, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर हम अपने इदारे की जानना चाहें, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड। इसमें से की स्टेप जिस पे हम वर्किंग कर रहे हैं इस वक्त, वो कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स यूज बाय द कंपनी। हमारी कंपनी ने बैलेंस शीट से जो हमने सोर्सेज आइडेंटिफाई किए, हर सोर्स की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टेप नंबर 2 में हम वो कर रहे हैं। उस स्टेप पे हमारा काम जारी है। स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 सिंपल कैलकुलेशंस हैं, उनको हमने इलस्ट्रेशन एक आध देख भी लिया और आगे बार बार रिपीट होती जाएंगी। दिस इज द की कैलकुलेशन जो फिलहाल हम इस चैप्टर में देख रहे हैं। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट सोर्सेज की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखी। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल डिबेंचर, रिडीमेबल या कन्वर्टेबल डिबेंचर, बैंक लोन, जीरो कूपन बॉन्ड्स, इनकी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट फॉर इंक्लूजन इन वैक हम कैसे करते हैं। और फिर अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो नॉन एनुअल फ्रीक्वेंसी पे इंटरेस्ट पे कर रहा है, लेस दैन अ ईयर फ्रीक्वेंसी पे, क्वार्टरली या 6 मंथली इंटरेस्ट पे कर रहा है, उसकी कॉस्ट ऑफ डेट कैसे ली जा सकती है। फिर हमने कॉस्ट ऑफ एक्विटी पे बात शुरू की, जिसमें डीवीएम से हमने तारुफ लिया, डिविडेंड वेरिएशन मॉडल का बेसिक प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया क्या है। और फिर 2 अजम्पशंस के तहत डिविडेंड कांस्टेंट रहे फॉर एवर, डिविडेंड कांस्टेंट रेट पे ग्रो करे फॉर एवर। इन 2 अजम्पशन के तहत डीवीएम का फार्मूला क्या है और उससे केई कैसे निकलती है। कांस्टेंट ग्रोथ हो, डीवीएम का फार्मूला क्या है, इसको रीअरेंज करके केई कैसे कैलकुलेट की जाती है। एंड देन हमने कम डिव और एक्सटिव वैल्यू, शेयर प्राइस कम डिव एक्सटिव, उसका कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया, क्योंकि इन फार्मूला में हमें एक्सटिव वैल्यू चाहिए होती है शेयर प्राइस की। तो शेयर की एक्सटिव प्राइस कैसे ली जाती है, ये हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो कोई सवाल कल के लेक्चर से, किसी कैलकुलेशन पे कोई आपको सपोर्ट चाहिए, फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए, पूछिए जी बेटा। एनी क्वेश्चन? सब ठीक है? हाँ, क्या करें आप लोगों का, मैंने क्या कहा था, स्पेशली वॉर्न करके भेजा था, फिर भी आप रिवाइज के बगैर आ गए। तो बेटा कोई अच्छी बात नहीं है ना। देखें, मैंने आपको वॉर्न करके भेजा था कि अगर आप रिवाइज करके साथ नहीं चलेंगे, मैंने तो कहा था पिछली डिस्काउंटिंग भी रिवाइज करके आए, ये तो होना ही होना था। मैंने कहा था 1-2 दिन में आपको मेरी ज़बान फारसी लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप जिस एरिया में एंटर हो रहे हैं वहाँ पे अगर आपका नॉलेज अप टू डेट नहीं है तो आप पीछे कहीं रह जाओगे। ठीक है, फिर कैचअप नहीं हो पाएगा सब्जेक्ट बेटा आपके लिए। तो आपके भले के लिए मैं बात कर रहा हूँ, साथ साथ रेगुलरली पढ़ेंगे तो ही आप सोच सकते हैं कि आप दिसंबर एग्जाम में बैठेंगे। और मेरे हिसाब से जब आपने सोचा हुआ है दिसंबर में एग्जाम देने का, तो फिर पास होने के लिए बैठने का इरादा कीजिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिटिंग इन द एग्जाम। ठीक है, ऐसी कोई बात ना सोचा कीजिए। अच्छा जी, इसमें डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में बाज़ का हमें क्वेश्चन में ये जो ग्रोथ रेट है डिविडेंड, ये अवेलेबल नहीं होता। इंस्टेड हमें डाटा दे दिया जाता है कि डिविडेंड कि आप ग्रोथ रेट खुद डिटर्मिन कीजिए। हमारे पास डिविडेंड का ग्रोथ रेट डिटर्मिन करने के लिए 2 मॉडल्स होते हैं, एक हिस्टोरिक ग्रोथ मॉडल कहलाता है और एक रिटेन्ड अर्निंग मॉडल है। हिस्टोरिक ग्रोथ मॉडल को आप इस तरह देखो या आप इसको ऐसे देख लो। तो आपको याद आएगा इस तरह का फार्मूला कल देखा था ना, और मैंने आपको बताया था ये कंपाउंडिंग की रीअरेंजमेंट है, कंपाउंडिंग फार्मूला रीअरेंज हुआ है। तो ये बिल्कुल, ये भी कंपाउंडिंग, nth रूट को ऐसे लिख लो या इसको रेज़ टू पावर 1/n कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हिस्टोरिक ग्रोथ मॉडल, और ये है जी गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। पहले हम हिस्टोरिक ग्रोथ मॉडल, लेटेस्ट डिविडेंड ओवर डिविडेंड n ईयर्स अगो, 1/n रेज़ टू पावर, या इसको nth रूट भी कहा जाता है, -1, ये फार्मूला है जी। अगर हमें डिविडेंड हिस्ट्री दी जाए, हमें कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री दी जाए, और उस हिस्ट्री में हम देखते हैं कि कंपनी का डिविडेंड ग्रो कर रहा है, n ईयर अगो से लेटेस्ट तक आते हैं तो ग्रोथ नजर आ रही है, तो हम इस फार्मूला की मदद से जी डिटरमिन करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट इलस्ट्रेशन 7, और फिर हम जी कैलकुलेट करके उसको डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशन 7 हमारे पास पेज नंबर 169 की टॉप अवेलेबल है। अ कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 2.2, currently pays a dividend 2.2. 5 years ago the dividend was 1.2. Estimate the annual growth in dividends. हमें आज का डिविडेंड दिया गया है, 5 साल पुराना डिविडेंड दिया गया है, और यह है फार्मूला जी जिसकी मदद से हमें जी कैलकुलेट करना है इलस्ट्रेशन 7 में। तो जनाब इलस्ट्रेशन 7 को जब हम यहाँ पे अप्लाई यूज करते हैं, डाटा इसका इलस्ट्रेशन 7, जी इज इक्वल टू लेटेस्ट डिविडेंड इज 2.2, डिविडेंड 5 years ago 1.2, फिफ्थ रूट
5 years ago 1/n करना है जी, n is 5 minus 1. Solve this और बताइए आपकी g की वैल्यू क्या आती है. Solve this factor और g की वैल्यू देखिए. वन टू एट का मतलब 12.88%. ठीक हो गया. तो ये जनाब हमने हिस्टोरिक ग्रोथ मॉडल की मदद से जी एस्टीमेट किया. बेसिकली इस मॉडल में हमारी assumption क्या रही है, हमने डिविडेंड हिस्ट्री ली. हमने कहा जी 5 साल में डिविडेंड 1.2 से 2.2 पे पहुंचा है. 5 ग्रोथ लेके, 5 साल पहले ये था, आज ये है. इसका मतलब 5 दफा ग्रो करके डिविडेंड यहां पे पहुंचा है. और बाय यूजिंग दिस फार्मूला हमने एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट निकाली है. ये हमने एवरेज एनुअल ग्रोथ निकाली है और 12.88% एवरेज एनुअल ग्रोथ है, जिससे ये अमाउंट ग्रो करके यहां पहुंची. आप इसको अगर वही कंपाउंडिंग की जो मैंने बात की थी ना, वो फार्मूला देखो तो ये 1.2 से 12.88% 5 साल की ग्रोथ लगी है, तो ये 2.2 पे आ गया है. ये बेसिकली ये सिंपल इक्वेशन ऐसे थी. हमने बेसिकली यहां पे इसको जी अज्यूम कर लिया. हमने इसको जी अज्यूम करके इक्वेशन को सॉल्व किया है. 1.2 किस रेट से 5 साल ग्रो करके यहां पे पहुंचता है, हमने ये एवरेज ग्रोथ, ये फार्मूला हमने इस शेप में अरेंज किया हुआ है कंपाउंडिंग का, और इसकी मदद से हम ग्रोथ रेट निकाल रहे हैं. अच्छा, यहां पे एक चीज अहम रहती है कि एक्चुअली जरूरी नहीं कि हर साल 12.88% की ग्रोथ आई हो. एक्चुअली ग्रोथ कभी पॉजिटिव, कभी ज्यादा, कभी कम होगी. लेकिन हम इस फार्मूला से एवरेज ग्रोथ निकाल लेते हैं कि जी ऑन एवरेज सालाना ग्रोथ है. और बेशक पास्ट में ग्रोथ रेट वेरिएबल रही हो, लेकिन जब हम ग्रोथ रेट डीवीएम में डालेंगे तो हम इस अजम्पशन के तहत डालेंगे कि फ्यूचर में ये ग्रोथ रेट कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि डीवीएम विद ग्रोथ में अजम्पशन क्या है, कांस्टेंट फ्यूचर ग्रोथ. तो हिस्ट्री से हम वेरिएबल ग्रोथ का डाटा यूज करते हैं, जो एवरेज ग्रोथ निकालते हैं, इसको फ्यूचर के लिए एनुअल कांस्टेंट ग्रोथ अज्यूम करते हुए डीवीएम में यूज कर रहे होते हैं. ये कॉमन प्रोसीजर, हम ऐसे ही चलते हैं. तो जनाब ये हमने जी इलस्ट्रेशन 7 में देखा. इलस्ट्रेशन 8 भी हमारे पास है, उसमें भी जी एस्टिमेट करते हैं. डाटा थोड़ा डिफरेंटली प्रेजेंट किया गया है. फार्मूला यही रहेगा. हमें 2 वैल्यूज चाहिए होती हैं, बल्कि 3 वैल्यूज. एक हमें चाहिए लेटेस्ट डिविडेंड, तो लेटेस्ट डिविडेंड हमारे पास ये आता है यहां पे. दूसरा हमें चाहिए डिविडेंड एन ईयर्स को. जब हमें डाटा इस शेप में दिया जाए तो एन ईयर्स डिविडेंड्स को हम अर्लीस्ट डिविडेंड लेते हैं. लेटेस्ट डिविडेंड, डिविडेंड एन ईयर्स को, इस केस में हम अर्लीस्ट डिविडेंड लेंगे. और फिर देख लेते हैं कि अर्लीस्ट डिविडेंड लेटेस्ट से कितने साल पहले है, क्योंकि डिविडेंड एन ईयर्स को ना, तो ये कितने साल पहले है, 1 2 3 4, एन इज 4. ठीक हो गया. तो हमने यहां से डाटा एक्सट्रैक्ट किया. इसके मुताबिक हम यहां से भी जी ले सकते हैं. जी इज इक्वल टू 1.59 ओवर 1.00 रेज़्ड टू पावर 1/4 माइनस 1. तो क्या आया जी, .1229 मतलब 12.29%. ये जी हमारी एवरेज ग्रोथ रेट 12.29%. ओके, तो ये है जी हिस्टोरिक ग्रोथ मॉडल, जिसको एवरेजिंग मेथड भी कहा जाता है. इसको हिस्टोरिक ग्रोथ मेथड भी कहा जाता है, इसको एवरेजिंग मेथड भी कहा जाता है. अच्छा जी, हम दूसरे मॉडल की तरफ चलते हैं. रिटेन्ड अर्निंग मॉडल, इसको जैसे मैंने कहा, इसको हम एवरेजिंग मेथड भी कहते हैं, इसको हम गॉर्डन ग्रोथ मेथड भी कहते हैं. गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला जनाब ये है, B इंटू आर, वेयर B इज प्रॉफिट रिटेंशन रेट. कैसे निकलता है ये, अर्निंग्स माइनस डिविडेंड्स. प्रॉफिट रिटेन्ड आ गया ओवर अर्निंग्स, सो प्रॉफिट रिटेन्ड ओवर प्रॉफिट्स अर्न्ड, ये रिटेंशन रेट आ गया. सो कंपनी कितना प्रॉफिट रिटेन कर रही है अर्निंग का, मल्टीप्लाइड विद आर. आर आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हो सकता है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी हो सकता है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी हो सकता है. बाय वट एवर नेम यू कॉल इट, ये अकाउंटिंग मैयर है रेट ऑफ रिटर्न का. आप किसी भी नाम से इसको कॉल कर सकते हैं. हमें सवालों में ये ROE के नाम से भी नजर आ सकता है, तो ROCE है, ARR है या ROE है, किसी भी नाम से दिया जाए, हमें B इंटू आर करके हम G एस्टिमेट कर सकते हैं. हमने ये वाला मेथड यूज करना है या ये वाला मेथड यूज करना है G एस्टिमेशन के लिए, दैट विल डिपेंड. हमें इंफॉर्मेशन क्या दी गई है.
अगर डिविडेंड हिस्ट्री दी गई है तो डिविडेंड हिस्ट्री से हम इस मेथड को यूज करेंगे और जी निकालेंगे। अगर हमें प्रॉफिट रिटेंशन और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का डाटा दिया गया तो हम गॉर्डन ग्रोथ से जी निकाल लेंगे। सो इट इज नॉट आवर प्रेफरेंस कि बेहतर कौन सा है, इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द डाटा। तो हमारे पास दो इलस्ट्रेशन जी, इसको देखते हैं, इलस्ट्रेशन 9 एंड 10, जिसमें हम गॉर्डन ग्रोथ की एप्लीकेशन को देखेंगे। Illustration number 9. A company is about to pay an ordinary dividend of 1.9 rupees a share. The share price is 20. About to pay, ठीक है, share price is 20. The accounting rate of return on equity is 13% and 25% of earning are paid out as dividend. Calculate cost of equity of the company. Calculate cost of equity of the company. अच्छा जी, अब हमें के चाहिए। सबसे पहले चीज जो आपको देखनी है, क्या हमने कहा कि हमें उसने कहा के निकालो, तो हमने के के दो फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, एक कांस्टेंट डिविडेंड वाला, एक डिविडेंड विद ग्रोथ वाला। अब हमें सबसे पहला फासला यह करना है कि क्या यहां पे कांस्टेंट डिविडेंड लगेगा या ग्रोथ वाला लगेगा। तो द गाइडलाइन इज वेरी सिंपल। इफ वी आर प्रोवाइडेड विद रिटेंशन, इफ वी नो दैट कंपनी इज रिटेनिंग पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट, ये जरा एक नॉर्मल बिजनेस एक कमर्शियल एक सेंस समझ लीजिएगा। इफ बिजनेस इज रिटेनिंग प्रॉफिट, रिटेंशन इज फॉर ग्रोथ, ऐसा ही, रिटेंशन इज फॉर ग्रोथ, रिटेंशन विल लीड टू फ्यूचर ग्रोथ इन अर्निंग, अल्टीमेटली ग्रोथ इन डिविडेंड, ठीक है। तो हमें यहां से उसने कह दिया कि 25% अर्निंग सिर्फ पे आउट हो रही है, इसका मतलब कितना रिटेन हो रही है, 75% रिटेन हो रही है। इट मीन जो कंपनी प्रॉफिट्स रिटेन करती है वो ग्रोथ को टारगेट कर रही है और अल्टीमेटली इट विल एंड अप अचीविंग सर्टेन ग्रोथ इन अर्निंग्स, अल्टीमेटली इन डिविडेंड्स। तो इसका मतलब यहां पे डिविडेंड ग्रोथ आने वाली है। सो वी शुड गो फॉर द फार्मूला केई विद ग्रोथ, ठीक है। तो हमने जी इलस्ट्रेशन 9 के लिए सबसे पहले फार्मूला चूज किया कि भाई इलस्ट्रेशन 9 का डाटा हमें बता रहा है कि हमें ग्रोथ वाला फार्मूला लगाना है। ये हमें फार्मूला यूज करना है जी। अब इसमें हम वैल्यूज डालना शुरू करें। डी नॉट मोस्ट रीसेंट डिविडेंड होता है, तो हमें उसने कहा वो 1.9 है। ग्रोथ रेट हमें अवेलेबल नहीं है, वर्किंग वन की मदद से हम लाएंगे। मार्केट वैल्यू हमें क्वेश्चन में बताई गई है, कितनी है जी, 20। क्या ये एक्टिव है? आंसर इज नो, कंपनी इज अबाउट टू पे। जब कंपनी डिविडेंड पे करने वाली है, डिविडेंड पेमेंट से पहले की जो प्राइस होती है वो कम डिव होती है। हमें इसको एक्टिव बनाना है, उसका तरीका होता है कम डिव प्राइस में से डिविडेंड प्रपोज माइनस कर दीजिए। और ये जनाब हमें सिर्फ वर्किंग वन पे आ गए, जिसमें हमें जी एस्टिमेट करना है। और हमें नजर आ रहा है यहां पे जी का जो फॉर्मूला रहेगा दैट विल बी बी इंटू आर। बी इंटू आर ये जनाब हमारा फॉर्मूला रहेगा। और इसके मुताबिक बी प्रॉफिट रिटेंशन रेट, हमने जैसे बात की थी 1 माइनस 0.25 ये प्रॉफिट रिटेंशन रेट है। और आर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इक्विटी यहां पे दिया गया है 13%। तो जनाब यहां से देख लीजिए, इसको 13% लिखिए, 0.13 लिखिए, वट एवर वे यू हैंडल इट। यहां पे आपको देखिएगा क्या आता है जी यहां पे जी की वैल्यू क्या आ रही है, 0.097 का मतलब 9.7% भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अदरवाइज हमें तो यही वैल्यू चाहिए होती है फ्रैक्शन में जो हम यहाँ यूज करते हैं। हम ये इस वैल्यू को ना भी परसेंटेज में लिखें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम फार्मूलाज में तो फ्रैक्शन में फीड करते हैं ना परसेंटेजेस को। तो जनाब यहां से बताइए कि यही क्या है, जी जनाब क्या आ रही है कि यही 26.25% जी। ओके है जी, नहीं है बेटा, ये कैसे करते हो कैलकुलेशन आप? 21.27%। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल?
डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विद ग्रोथ यूज किया और के डिटरमिन की। इलस्ट्रेशन 9, सॉरी बी कैसे आया, बी की टर्मिनोलॉजी पढ़िए। व्हाट इज बी? प्रॉफिट रिटेंशन रेट। और प्रॉफिट रिटेंशन रेट के लिए आपको क्या बताया गया है, प्रॉफिट रिटेंशन रेट कैसे डिटरमिन करते हैं, ये आपको समझाया गया था यहाँ पे जनाब। अब इसमें वैल्यू फीड कर दीजिए। आपको बताया गया है यहाँ पे, तो खैर बड़ा सिंपल है, उसको बताया गया है कि आपके 25% ऑफ द प्रॉफिट्स आर पेड एज डिविडेंड। इसका मतलब कितने परसेंट ऑफ द प्रॉफिट्स आर रिटेन्ड? 75। तो रिटेंशन रेट इज 0.75 और 75%, वट एवर वे यू लुक एट इट। ठीक है, तो मैंने इसकी कैलकुलेशन आपको यहाँ दिखा दी कि 25% अगर पे आउट हो रहा है तो एक में से 25 पे हो गया, तो रिटेन कितना हुआ? 75। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, अब हम छोटी सी के की जो कैलकुलेशन हमने कल और आज में वर्किंग की हैं उनकी रिवीजन एक्टिविटी देखते हैं। इलस्ट्रेशन 10 में, इलस्ट्रेशन 10 में देयर आर 5 स्मॉल कैलकुलेशंस व्हिच वी आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। तो वन बाय वन, सबसे पहले जी अपने सामने आप खोल लीजिए। मैं अब बोर्ड पे नहीं पढ़ता, यहाँ से किताब से पढ़ूंगा और मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा ताकि आप इसको फॉलो कर सकें। इलस्ट्रेशन 10 में हम जा रहे हैं जी अब, और इलस्ट्रेशन 10 के डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट 1, ए लिमिटेड फॉलोज अ डिविडेंड पॉलिसी ऑफ कांस्टेंट पेमेंट ऑफ 5 रुपीज पर एनम, इट्स करंट शेयर प्राइस इज 20। हमें कई निकालनी है, कई डीवीएम के थ्रू निकालनी है। दो फॉर्मूला सीखे हमने, कौन कौन से दो हैं जी? एक कांस्टेंट डिविडेंड, एक ग्रोथ डिविडेंड। यहां पे कौन सा लगना है? कांस्टेंट डिविडेंड। तो के इज इक्वल टू डी ओवर मार्केट वैल्यू एक्स डिव। तो जनाब डी इज 5 रुपीज एंड मार्केट वैल्यू इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी अज्यूम इट विल बी एक्स डिव। तो बताइए के क्या रहेगी? परसेंटेज में बोल दीजिए। 22.73। ये जी हमारी पार्ट 1 आ गई के। पार्ट 2, बी लिमिटेड just paid a dividend of 6.5 rupees and in future this is expected to grow at a constant rate of 5%. Current share price is 35. So as dividend is expected to grow, KE will be determined using growth formula. और ये है जी ग्रोथ फार्मूला, KE का ग्रोथ वाला फार्मूला आ गया जी। तो इसमें वैल्यूज फीड करते हैं। डी नॉट, डिविडेंड जस्ट पेड कितना है? 6.50। एक्सपेक्टेड फ्यूचर ग्रोथ इज 5%। और मार्केट वैल्यू क्या ये एक्स डिव है 35 रुपए? यस, बिकॉज डिविडेंड हैज जस्ट बीन पेड प्लस 0.05। तो क्या आई के? सॉरी 26.60%। किसी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो पूछिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3, सी लिमिटेड एक्सपेक्ट्स टू पे अ डिविडेंड ऑफ 5.2 per share after 1 year. In future, this is expected to grow at a constant rate of 7%. Current share price is 27.5. पहला है स्टेप फार्मूला की सिलेक्शन, कांस्टेंट डिविडेंड और ग्रोथ। कांस्टेंट डिविडेंड और ग्रोथ, इलस्ट्रेशन 3, कांस्टेंट डिविडेंड और ग्रोथ। Do we expect dividend to grow in future or it will stay constant forever? ये गलत है। 50 जी। कमिंग बैक टू इलस्ट्रेशन 3, कौन सा फार्मूला लगेगा? ग्रोथ वाला फार्मूला लगेगा। डी नॉट इंटू 1 प्लस जी ओवर मार्केट वैल्यू एक्स डिव प्लस जी। नाउ डू वी हैव डी नॉट अवेलेबल? पहला सवाल, डू वी हैव डी नॉट अवेलेबल? नो, बट डिविडेंड वी हैव अवेलेबल। डू वी हैव डिविडेंड अवेलेबल? बट इट इज नॉट डी नॉट। बट इज व्हाट यू आर सेइंग? वी हैव इंफॉर्मेशन ऑफ डिविडेंड बट इट इज नॉट डी नॉट। देन व्हाट इट इज? हाँ बेटा ऊंचा बोलिए। बेटा मैंने आपसे मैं दोबारा सवाल पूछता हूं, आपने कहा डी नॉट डिविडेंड अवेलेबल है बट ये डी नॉट नहीं है, डी जीरो नहीं है। जब ये डी जीरो नहीं है तो ये क्या है? ये नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड है। ये आपका नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड है।
expects to pay when? shortly. मैंने वो डी नॉट की डेफिनेशन क्या दी थी, आपका पेज 168 पे अवेलेबल है. मोस्ट रिसेंट डिविडेंड और जस्ट टू बी पेड. तो क्या ये जस्ट टू बी पेड है डिविडेंड? क्या लिखा हुआ है इसमें? आफ्टर 1 ईयर. तो भाई ये जो आपका कंपोनेंट है ना, डी जीरो में जब 1 + जी डालते हो तो ये क्या मिलता है आपको? डिविडेंड टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर. इस फार्मूला को आप ऐसे भी रीड कर सकते हो, D1 ओवर मार्केट वैल्यू एक्स डिव प्लस जी. D0 में 1 साल की ग्रोथ लगाओगे तो अगले साल का डिविडेंड आ जाता है ना, D1 बन जाता है. तो यहां पे ऑलरेडी आपको D1 गिवन है क्वेश्चन में, तो हमें D0 × 1 + जी नहीं करना, हमें D1 ही अवेलेबल है. हम D1 उठाते हैं, दिस इज 5.20. और मार्केट प्राइस यकीनन एक्स डिव है. मार्केट प्राइस कम डिव तो तब होती है जब डिविडेंड शॉर्टली पे होने वाला हो, प्रपोज हो गया हो, पे होने वाला हो. ये तो 1 साल बाद के डिविडेंड की बात हो रही है, एक्सपेक्टेशन है, दिस इज नॉट प्रपोज्ड. ठीक है, तो ये प्राइस जो हमारी करंटली चल रही है यकीनन हम एक्स डिव ही लेके, वो 27.5 है. और ग्रोथ कितनी है फ्यूचर में? 7% फ्रैक्शन में फीड करते हैं. लीजिए बताइए कि यही क्या आई? 1 जी बेटा 25.90%. अब मैंने कान पकड़ा दिया कनेसा की कैलकुलेशन को गलत बोला क्लास में, तो ज़रबे तकसीमें नहीं आपकी सीधी हो रही अभी तक. %25.9%. ठीक है जी ये कैलकुलेशन. नेक्स्ट कैलकुलेशन पे आ जाइए. 4 D Limited just paid a dividend of ₹8 and in future this is expected to grow at a constant rate of 6.5. Current share price is 45. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ये तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है. D0 हमें गिवन है, जस्ट पेड. फ्यूचर एक्सपेक्टेड ग्रोथ इज 6.5%. करंट शेयर प्राइस जो गिवन है यकीनन एक्स डिव है क्योंकि डिविडेंड पे हो चुका है, प्लस 0.065. क्या ही यहां से? $25.43%. और ये मुझे 5 का आंसर बताइए. 5 की के क्या है, इसका जवाब दीजिए मुझे. पार्ट 5 का जवाब दीजिए. $19.65. ठीक है जी, 19.65%. इसका डाटा है 9/57.5 प्लस 0.04. यही है जी. अच्छा जी, मज़ीद कुछ एक्टिविटीज़ हमारी कंटिन्यूड हैं. 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16. कई से चलते चलते अब हम वैक को भी समराइज़ कर रहे हैं. ठीक है, हम कई से बात शुरू हुई थी, हम वैक पे भी जा रहे हैं. तो इलस्ट्रेशन 11 तो के के ऊपर ही है, ये तो छोटी सी है. शेयर हैज़ द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ 9.6 एंड द कंपनी हैज़ जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ 1.2. कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल. ग्रोथ का कोई साइन ही नहीं है, तो ये तो बताइए इसकी के क्या है जी. कैलकुलेट करते जाइए ज़रा कैलकुलेशन. 11 में के क्या? इट विल बी सिंपली 1.2 over 9.6, 12.5%. अच्छा जी, 12 पे आइए. शेयर हैज़ द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ 23.5. द कंपनी इज अबाउट टू पे अ डिविडेंड ऑफ ₹1. शेयर होल्डर एक्सपेक्ट डिविडेंड टू ग्रो एट 7%. व्हाट इज के? कौन सा फार्मूला लगेगा? विद ग्रोथ. तो के का आएगा यहाँ पे डाटा जनाब 1 about to pay 1.07, 20.50 minus 1 plus 0.07. ऐसे ही है जी. क्या ही के ही? $12.49%. 13. कैलकुलेट एनुअल ग्रोथ रेट इन डिविडेंड. जी एस्टिमेट करना है जी. इलस्ट्रेशन 13 में हमें
जी की कैलकुलेशन आज हमने सीखी थी। तो कंपनी हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ 7.5 पर शेयर, वेयर एज 5 ईयर अगो डिविडेंड पेड वाज 5.5। तो किस मेथड से जी एस्टिमेट होगा ये? हिस्टोरिक ग्रोथ या एवरेजिंग मेथड? डिविडेंड हिस्ट्री दी गई है आपको। सो इसमें फार्मूला लगा जी इज इक्वल टू लेटेस्ट डिविडेंड 7.5 डिवाइड विद डिविडेंड एनी ईयर्स अगो 5.5 nth रूट 1/5 माइनस 1। ये जी हिस्टोरिक ग्रोथ मॉडल से जी एस्टिमेशन कितना आ रहा है जी यहां से जी? सिक्स 6.4%, 40 दो डेसिमल तक परसेंटेजेस हम लिखते हैं 6.40%। ये 13 का हमने पार्ट 1 देखा है। 13 का पार्ट 2 ये भी हमें हिस्टोरिक ग्रोथ से ही पता लगेगा कि डिविडेंड हिस्ट्री गिवन है। जी इज इक्वल टू लेटेस्ट डिविडेंड 2016 का 11 लिया जाएगा, अर्लीस्ट डिविडेंड एन ईयर्स गो में हम अर्लीस्ट लेते हैं, और nth रूट 8 रुपये 11 रुपये से कितने साल पहले है? 1 2 3 4 4 साल पहले है। 1/4 माइनस 1। एक एक कैलकुलेशन को फॉलो करते जाएं, कोई दिक्कत तो पूछिएगा। 8 रुपये जो डिविडेंड है 11 से 4 साल पहले है, सो फोर्थ रूट लेंगे हम। व्हाट इज जी? 8.29%। थर्ड कैलकुलेशन, H Limited earned a profit of rupees 12 in the recently concluded year and paid a dividend of 9.5. Profit 12, dividend पे किया 9.5। हिस्टोरिकल अर्निंग रिटर्न ऑन एसेट 15% है। यहां पे भी जी एस्टिमेट करना है, लेकिन यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? रिटेन अर्निंग वाला बी इंटू आर, जिसमें बी रहेगा हमारा, बी हमारा होता है प्रॉफिट रिटेंशन रेट, जो कि रहेगा अर्निंग माइनस डिविडेंड ओवर अर्निंग्स इनटू रिटर्न ऑन एसेट्स 0.15। कितना बना जी? 3.13%। इलस्ट्रेशन 14 के ही कैलकुलेट करके दीजिए जी मुझे जरा, इलस्ट्रेशन 14 की क्लास एक्टिविटी। फोर्टीन एंड 15 दे बोथ आर योर क्लास एक्टिविटी। इन दोनों में आपको के ही मुझसे शेयर करनी है। जी जनाब, क्या आया जवाब इलस्ट्रेशन 14 का? के 9.86। और इलस्ट्रेशन 15 का? इलस्ट्रेशन 15 में आपकी जो प्राइस है वो यकीनन कम डिव है, क्योंकि लेटेस्ट डिविडेंड जो है वो एस्टिमेटेड दिया गया है, पे नहीं हुआ वो। और ग्रोथ है तो जी आप एस्टिमेट करेंगे और फिर के का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। जी जनाब, क्या आ रहा है जवाब? क्या 14 पे रुक गए सारे?
जी नहीं है ये, क्या मसला क्या आप लोगों का यार। 3.2 आपका डी नॉट है, 100 आपकी शेयर प्राइस है, और जी क्या है आपका 9.86। ये कैसे निकाला आपने? 3.2 over 2 nth root क्या आता है यहाँ से जी? 9.86, so 1.0986 0.0986 13.38। क्या डिसएग्रीमेंट है जी आपका इसमें? पहले आप कहते ठीक नहीं है, आपका तो ठीक है। फिफ्टीन जी क्या आ रहा है यहाँ से? फिफ्टीन का जी क्या आ रहा है? 5 होना चाहिए, मुझे नहीं पता, आप बताइए। 10 रुपये 14.5 से कितने साल पहले है? कितने साल पहले है? फार्मूला जाके पढ़िए अगर अभी तक आपको याद नहीं हुआ तो। डिविडेंड n ईयर्स अगो डिनोमिनेटर में आ रहा है। 9.73% और 0973 so what is KE? %13, 13.00%। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? हमने KE कांस्टेंट डिविडेंड वाला ग्रोथ के साथ, ग्रोथ हिस्टोरिक ग्रोथ से, ग्रोथ गॉर्डन ग्रोथ से सब कुछ देखा हमने। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल यहाँ पे जी? अब हम थोड़ा सा KE और KD के नॉलेज को मिला के वैक की कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं और एक बेसिक सी इलस्ट्रेशन अल्फा बीटा गैमा इलस्ट्रेशन 16 उसको देखते हैं जी। इलस्ट्रेशन 16 में अगेन वी हैव 3 पार्ट्स, अल्फा बीटा एंड गैमा। अल्फा को पहले देखते हैं जी। अल्फा में तो हमसे कहा जा रहा है जी कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो बड़ी दफा निकाली हमने, इसकी भी फटाफट निकाल के दे दो। 16A अल्फा ये जुमला लावी लिखा हो तो काम चलता है कि उसने बता दिया एस्टिमेटेड है, पे नहीं हुआ अभी। ये थोड़ा सा इनकी एडिशनल लग रही थी इन्फॉर्मेशन से मैंने क्रॉस कर दी, रेपिटेशन कह लें इसको। जी 16A व्हाट इज के?
20.24% KE 16A. 16B, 16A में जी कोई दिक्कत इसी बच्चे को? 16B जरा पढ़ते हैं जी, ये अब थोड़ा सा ट्रैक चेंज हो रहा है। 10 years ago, Beta Limited issued 25 million 6% discounted debenture at 98. डेट की कहानी शुरू हो रही है जो कल हमने देखा था। पर ₹100 nominal. The debentures are redeemable in 6 years from now at a ₹2 premium over nominal value. They are currently quoted at 79 per debenture, ex interest. Corporation tax is 33%. Requirement है estimate after tax cost of debenture. डिबेंचर डेट इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट लेनी है तो सबसे पहले टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, देन टूल, देन उसकी एप्लीकेशन। तो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये? रिडीमेबल, इरिडीमेबल, जीरो कूपन, क्या है ये? दिस इज रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर की पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैसे ली जाती है? नोट्स खोल लो, पढ़ लो, बट बोल लो। रिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट की पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैसे ली जाती है? IRR ऑफ द पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज। और वो कैश फ्लोज कहां से शुरू होते हैं और कहां तक जाते हैं? व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दीज कैश फ्लोज जिनकी हमने IRR लेनी है, एंड व्हाट इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ दीज कैश फ्लोज? दे स्टार्ट्स फ्रॉम द मार्केट वैल्यू टुडे एंड दे एंड्स अप टू रिडम्पशन। स्टार्टिंग पॉइंट है मार्केट वैल्यू टुडे, हिस्ट्री इज नॉट रेलेवेंट। आज से लेके फ्यूचर रिडम्पशन तक के कैश फ्लोज हैं। तो ये है जनाब आज, और ये है रिडम्पशन, और ये है कैश फ्लोज इंटरेस्ट के। रिडम्पशन है कितने साल बाद? 6 साल बाद। तो जनाब हम कैश फ्लोज आइडेंटिफाई करेंगे इनके। सबसे पहले है मार्केट वैल्यू। जीरो में 79 की इन्वेस्टमेंट आज अगर इन्वेस्टर करे उसको इंटरेस्ट आएगा 6 साल तक 6% के हिसाब से। 6% इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन नॉमिनल वैल्यू, ₹6 का। फिर 6 साल बाद रिडेम्पशन होगी। रिडेम्पशन होगी 2% प्रीमियम पे, मतलब 102 पे, प्रीमियम ऑन द नॉमिनल वैल्यू। ये है जी इन्वेस्टर के कैश फ्लोज। अगर इन्वेस्टर आज ये इंस्ट्रूमेंट बाय करता है तो उसको फ्यूचर में 6 साल इंटरेस्ट और 6 साल बाद रिडेम्पशन मिलनी है। लेकिन हमें पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए, तो हम इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स सेविंग का इफेक्ट लाएंगे, और उसके लिए टैक्सेस आर इन द सेम ईयर और इन एरियर्स। क्वेश्चन इज साइलेंट, तो वी अज्यूम सेम ईयर, और सेम ईयर में टैक्स इफेक्ट डालने के लिए हम इसी को 1 - T कर देते हैं। तो ये जनाब कितनी वैल्यू बन गई? ये है जी हमारे कैश फ्लोज। 0 में 79, 1 to 6 में 4.02, 6 में 102। हमें इसका IRR लेना है। ठीक है जी, मैं आपको 2 रेट्स दे रहा हूं, मुझे IRR लेके दीजिए फटाफट। 5% एंड 15%, इन 2 रेट्स को लेके मुझे IRR बताइए, क्योंकि पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू IRR ऑफ दीज कैश फ्लोज जो मैंने हाईलाइट किए हैं। 5%, 15%, 2 रेट्स हैं। 0 का कैश फ्लो, 1 to 6 से एन्युटी, 6 का कैश फ्लो। 5%, 15%, 2 डिस्काउंटेड, 2 PVs, 2 NPVs और इंटरपोलेशन से IRR। फटाफट, शुड नॉट टेक मोर देन 2 मिनट्स।
10.02% पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। जी वेरीफाई कीजिए इस कैलकुलेशन को। नाइन 5% पे एनपीवी क्या है 17.5 पॉजिटिव और 15% पे 19.74 नेगेटिव और IRR इज 9.70। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, जिसका पार्ट सी अब हम देखेंगे, दैट इज अबाउट वैक। अब हम वैक के सारे स्टेप्स अप्लाई करेंगे जो हमने सीखे हुए हैं, लिखे हुए हैं पेज नंबर 164 पे। स्टेप नंबर 1 2 3 4 वो स्टेप्स अप्लाई होने हैं इलस्ट्रेशन पार्ट सी पे। पहले पार्ट सी पढ़ते हैं क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट है एस्टिमेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ गैमा। द फॉलोइंग डाटा इज फ्रॉम द करंट बैलेंस शीट ऑफ गैमा। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, शेयरहोल्डर्स फंड, 12% irredeemable debenture. An annual dividend of 2 per share has just been paid. In the past, dividend per share have grown at the rate of 10% per year and is likely to continue in future. Annual interest has just been paid on the debenture. The current market price of the share is rupees 27.5 and the debenture are priced at 80, 100 nominal value के against. Corporation tax is 33%. अच्छा जी, स्टेप्स आप पेज 164 के अपने सामने रख लीजिए और अब हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, वैक कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो बैलेंस शीट को देखिए और बताइए लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या क्या है। कौन कौन से लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है? कितने हैं यहां पे भाई? 1 2 3 4 कितने हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस? कितने हैं इस कंपनी के? 4। गिनवाओ मुझे। इशूड शेयर कैपिटल एक हो गया, इशूड शेयर कैपिटल सेकंड, रिजर्व सेकंड, शेयर होल्डर फंड ये तीसरा है। माशाल्लाह, बहुत अच्छे अकाउंटेंट आप बन रहे हो माशाल्लाह। ये रिडीमेबल डिबेंचर चौथा है। शुक्र है आपने ऑथराइज्ड कैपिटल को 5वां नहीं गिनवाया मुझे। अब तो 5 भी कह सकते थे जिसका का माशाल्लाह नॉलेज भी था आप लोगों का। शेयर होल्डर फंड क्या होता है? व्हाट इज शेयर होल्डर फंड? equity, paid up capital, accumulated profit, reserve, share premium, anything that pertains to shareholders, that is equity. There are two sources of finance, one is equity, the other is irredeemable debt. दो सोर्स ऑफ फाइनेंस है कंपनी के। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कल मैं कह रहा था बड़ा आसान है बैलेंस शीट से सोर्स ऑफ फाइनेंस आइडेंटिफाई करना, आज पता लगा कि इतना आसान नहीं है। equity and irredeemable debt. Step number 2, calculate cost of each source. Step number 3, calculate market value of each source. And then step number 4, calculate WACC. तो जनाब मार्केट वैल्यू हम पहले कर लेते हैं क्योंकि वो तो मैं इधर ही कर पाऊंगा इसी जगह पे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए वर्किंग 1 कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट के लिए वर्किंग 2 कर लेंगे। तो जनाब मार्केट वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होती है? क्या सिखाया था कल? नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू इनटू शेयर प्राइस। नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू कितने हैं कंपनी के? 10 मिलियन पेड अप कैपिटल है, 1 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू बने। शेयर प्राइस क्या है? 27.5। इसका मतलब रुपीज इन मिलियन में अगर बनाऊं तो ये बने जनाब 27.5 मिलियन। इरिडीमेबल डेट, नंबर ऑफ डिवेंचर सर्टिफिकेट्स इन इशू कितने हैं? 4 मिलियन का डेट है और 100 रुपए का एक सर्टिफिकेट है। ये नंबर ऑफ डिवेंचर सर्टिफिकेट्स आ गए। 4 मिलियन का बैलेंस शीट में डेट आ रहा है, 100 रुपए का एक सर्टिफिकेट होता है। बैलेंस शीट में डेट नॉमिनल वैल्यू पे बुक हुआ ना, तो बैलेंस शीट डेट को नॉमिनल वैल्यू पर सर्टिफिकेट डिवाइड किया, नंबर ऑफ डेट्स आ गए, नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स आ गए, इंटू 80 रुपीज मल्टीप्लाई करो, रुपीज इन मिलियन में वैल्यू आ गई 3.20। टोटल आ गया आपका 30.70। ये वैल्यू ऑफ इक्विटी है, ये वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है, ये टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे जाना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी किस फॉर्मूले से आएगा जी? डीवीएम के 2 फार्मूला हमने सीखे हुए कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए, कांस्टेंट डिविडेंड और एक डिविडेंड ग्रोथ। यहां पे कौन सा लगना है? एज पर द इंफॉर्मेशन डिविडेंड ग्रोथ लगेगा।
तो KE इज इक्वल टू D नॉट इंटू 1 प्लस G ओवर मार्केट वैल्यू विच हैज टू बी X div प्लस G. Putting in the values, D naught most recently paid dividend, just been paid 2 रुपए. Growth, expected growth 10%. Market value यकीनन X div है 27.50 plus 0.10. What is K? %18.00%. This is KE. अब हमें वर्किंग 2 में जाइए. इरिडीमेबल डेट की पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट. तो इरिडीमेबल डेट की पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकलती है? पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैसे आती है इरिडीमेबल डेट की? व्हाट इज आई? एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट ऑन 1 सर्टिफिकेट. 100 रुपए का एक सर्टिफिकेट पे सालाना इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है? रुपए में बताएंगे आप मुझे कितने रुपए है एक इंस्ट्रूमेंट पे? माशाल्लाह 100 रुपए पे 12% कैलकुलेट करने के लिए यूनिट कैलकुलेटर्स. वेरी गुड. 100 रुपए की नॉमिनल वैल्यू पे 12% इंटरेस्ट पे उन्हें सालाना 12 रुपए. टैक्स रेट 33% है. मार्केट वैल्यू डिबेंचर की 80 है. लीजिए जी परसेंटेज में पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट मिली आपको कितनी? %10.05%. ये लीजिए जी डाटा पूरा हो गया हमारा. अब आप वैक निकाल लीजिए. कॉस्ट ऑफ अ सोर्स इंटू वैल्यू ऑफ अ सोर्स प्लस कॉस्ट ऑफ अ सोर्स इंटू वैल्यू ऑफ अ सोर्स ओवर सम ऑफ वैल्यूज. तो क्या आया जनाब वैक यहां से? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. जी 17.17%. This is WACC. Weighted average cost of capital. जी एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? हमने कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आइडेंटिफाई किए. हमने हर सोर्स की कॉस्ट कैलकुलेट की अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सोर्स. जो हमारे पास टूल अवेलेबल है उसमें से कॉस्ट कैलकुलेट की. हर सोर्स की हमने मार्केट वैल्यू, हमने जो फाइनेंस रेज किया हुआ उसकी मार्केट वैल्यू क्या है वो कैलकुलेट की. और देन कॉस्ट और मार्केट वैल्यूज को लेते हुए हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स अपनी निकाल ली. और हमने जो डिस्कशन कल शुरू की थी वो यही थी कि हम अपनी कंपनी का वैक कैलकुलेट करते हैं. किस लिए? ताकि हम अपनी कंपनी का जब प्रोजेक्ट अप्रेज करना चाहें तो हमारे पास एक डिस्काउंट रेट अवेलेबल होना चाहिए. डिस्काउंट रेट हमें क्या बता रहा है? इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. वैक इज इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. और हम जब किसी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी करना चाहते हैं तो हम उस प्रोजेक्ट को इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे डिस्काउंट करके असेस करते हैं. अगर एनपीवी पॉजिटिव आए इट मींस प्रोजेक्ट इज ऑफरिंग रिटर्न हायर देन द इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन. हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं. अगर इस रेट पे हम किसी प्रोजेक्ट कैश फ्लो को डिस्काउंट करें एनपीवी नेगेटिव आएगी, इसका मतलब होगा प्रोजेक्ट इज ऑफरिंग लोअर रिटर्न देन दिस रेट, इसलिए हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते हैं. ये हमने पीछे से एनपीवी का जो टूल था उसको इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से लिंकेज लेके हम चले थे और हमने दोबारा यहां पे उसको समराइज किया कि एनपीवी का टूल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कैसे लिंक हो रहा है. जी एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? अच्छा जी, हमने ये जो वैक कैलकुलेट करना सीखा है, हमने कहा ये हमारे लिए बिजनेस अप्रेजल करते हुए एक सूटेबल डिस्काउंट रेट है. बट ये सूटेबल डिस्काउंट रेट कैन ओनली बी यूज्ड अंडर सर्टेन अजम्पशंस. मतलब जब दिल चाहे, जिस प्रोजेक्ट को दिल चाहे हम इस रेट से अप्रेज नहीं कर सकते.
ये जो रेट हमने अभी कैलकुलेट करना सीखा है, जो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना सीखा है अभी तक डिफरेंट शॉर्ट स्टेप्स की मदद से, शॉर्ट टूल्स की मदद से, इट कैन ओनली बी यूज्ड अंडर सर्टेन अजम्पशंस। ऑल्दो लिस्ट ऑफ अजम्पशन इज क्वाइट लॉन्ग, लेकिन मैं यहां पे सिर्फ 2 अजम्पशन डिस्कस करूंगा। ये वो 2 अजम्पशन है जो हमारी डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे, क्योंकि अभी मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हमने ए पढ़ी है, अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं पढ़ा, अभी हमने उसका ए पढ़ा है, अभी हमने जी तक जाना है इंशाअल्लाह। तो जनाब अब आगे के सफर के लिए हमारे लिए जो रेलेवेंट हैं, जो 2 अजम्पशन ज्यादा, मैं सिर्फ उनको डिस्कस करूंगा आपसे। Assumption number 1, risk of the company's existing operations and investment project must be similar. अब आपको जो चीज समझनी है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट या कारोबार में जब भी आप पैसा लगाते हो, देयर इज सम रिस्क। व्हाट इज रिस्क इन द बिजनेस? अगर हम बात करें रिस्क इन द बिजनेस से मुराद क्या है? वैसे तो मजीद इस पर बड़ी बात होगी आगे चल के, लेकिन इन जनरल what is your current understanding of risk in the business? Loss. और आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है रिस्क इन द बिजनेस से? क्या मुराद है? रिटर्न नहीं आ रहे जी, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? जो इन्वेस्टमेंट ली हुई हम उसको रीपे कर पाएंगे बिजनेस में, रिस्क आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है जी? The basic meaning of the risk in business is you cannot get result as expected. Risk means volatility. बिजनेस में जब हम कहते हैं कि बिजनेस में रिस्क होता है, रिस्क का मतलब क्या है कि यू कैन नॉट गेट रिजल्ट एज पर योर एक्सपेक्टेशन। आपकी एक्सपेक्टेशन रिजल्ट में डेविएशन आनी है। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें तो वहां पे रिस्क नेग्लिजिबल या वेरी लो होता है, क्योंकि वहां से रिटर्न एज पर एक्सपेक्टेशन, एज पर कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलती है। कारोबार में आप पैसा लगाओगे, एज पर एक्सपेक्टेशन रिजल्ट आपको रिटर्न आपको नहीं मिलती। तो हम जब रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क से मुराद है कि वॉलेटिलिटी ऑफ द रिटर्न। अच्छा जी, अब रिस्क वॉलेटिलिटी ऑफ द रिटर्न है। मैं कोर्स नेक्स्ट स्टेप पर जाता हूं। क्या हर नेचर ऑफ द बिजनेस में रिस्क सिमिलर होता है? मतलब हर नेचर ऑफ द बिजनेस में अर्निंग वॉलेटिलिटी ओवर द पीरियड ऊंच नीच बराबर की आती है, या कहीं ज्यादा कहीं कम? कहीं ज्यादा ऊंच नीच, कहीं कम ऊंच नीच। कैन वी थिंक ऑफ एनी कंपैरेटिव एग्जांपल्स के लाइक इस किस्म के बिजनेस में कम ऊंच नीच होगी, इस किस्म के बिजनेस में ज्यादा ऊंच नीच आएगी ओवर द पीरियड? 10 साल का ग्राफ बनाएं तो, 10 साल के प्रॉफिट्स का ग्राफ बनाएं तो टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस में ऊंच नीच ज्यादा आएगी वर्सेस हम टेक्सटाइल से भी थोड़ा हट जाएं, उसमें भी फैशन थोड़े आ जाते हैं, उसमें भी ऊंच नीच आ सकती है। ग्रोसरीज में चले जाएं आप, ठीक है, फूड आइटम में चले जाएं आप, तो उसमें फॉर एग्जांपल हम शुगर की बात करें, हम व्हीट की बात करें, हम पल्सेस की बात करें बिजनेस में, तो वहां पे रिलेटिवली बिजनेस की अर्निंग में ऊंच नीच कम होगी। टेक्नोलॉजी में चले जाएं, लग्जरीज में चले जाएं, अभी आपने देखा इकोनॉमिक्स में थोड़ा ऊंच नीच आई, गाड़ियों के प्लांट बंद हो गए, लग्जरीज थी ना, लोगों के हाथ रुक गए बाइंग के ऊपर, उनका बिजनेस बैडली इफेक्ट हो गया इस इन्फ्लेशन से। लेकिन शायद फ्लावर मिल के बिजनेस पे, शुगर मिल्स पे नेग्लिजिबल इंपैक्ट आया होगा, ठीक है। सो हम यहां पे अब क्या चीज सीख रहे हैं कि भाई रिस्क से मुराद है अर्निंग वॉलेटिलिटी ओवर टाइम, और डिफरेंट बिजनेसेस में रिस्क डिफरेंट होते हैं। हमारी assumption क्या है कि भाई हमने जो वैक कैलकुलेट किया ना, हम अगर टेक्सटाइल मिल चला रहे हैं ना, तो वो हमारे इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस है। ऐसा ही है ना, मैंने अपनी कंपनी का वैक निकाला है ना, जो मेरी कंपनी अगर टेक्सटाइल मिल है तो वो मेरे इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस है। हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं रिस्क एंड रिटर्न है द रिलेशनशिप, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो भाई टेक्सटाइल बिजनेस से जो इन्वेस्टर को रिटर्न चाहिए, शुगर बिजनेस से सेम रिटर्न नहीं चाहिए होगा, ऑटोमोबाइल से सेम रिटर्न नहीं चाहिए होगा, ऑयल रिफाइनरी से सिमिलर रिटर्न नहीं चाहिए होगा, क्योंकि हर बिजनेस की नेचर बदलने के साथ बिजनेस का रिस्क बदलेगा, रिस्क बदलेगा तो रिक्वायर्ड रिटर्न बदलेगा। अब ये assumption पढ़ोगे, the risk of the company's existing operation and investment project must be similar, only then you can use this WACC. आपने टेक्सटाइल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से WACC निकाला है ना, तो आपकी कंपनी टेक्सटाइल का ही प्रोजेक्ट कर रही है, तो
तो उसकी फिजिबिलिटी कर सकते हो इस वैक से। जो वैक आपने निकाला है टेक्सटाइल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उससे शुगर मिल की फिजिबिलिटी नहीं कर सकते डिस्काउंट रेट, वहां पे नहीं डिस्काउंट रेट यूज होगा ये। तो पहली चीज सिमिलर बिजनेस, जिसको हम एक्सपेंशन कह लेते हैं। हम यहां पे दो टर्म यूज कर लेते हैं, एक होती है एक्सपेंशन और एक होती है डाइवर्सिफिकेशन। तो हम यहां पे जो पहली आर्गुमेंट कर रहे हैं कि भाई ये जो हमने वैक निकालना सीखा है, ये एक्सपेंशन के लिए यस है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए नो है। मतलब अगर आप तो एक्सपेंशन में जा रहे हो, अपने बिजनेस की को एक्सटेंड कर रहे हो, टेक्सटाइल की 2 मिल लगी हुई है, तीसरी मिल लगाने जा रहे हो, तो यस अपना वैक को यूज कर लो उसकी फिजिबिलिटी में। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, डाइवर्सिफाई कहते हैं अनरिलेटेड बिजनेस में इन्वेस्ट करना। अगर आप अनरिलेटेड बिजनेस में जा रहे हो, मतलब शुगर मिल की फिजिबिलिटी करना जा रहे हो, तो टेक्सटाइल वैक से शुगर मिल की फिजिबिलिटी आप नहीं सेस कर सकते, डाइवर्सिफिकेशन में नो। तो ये होगी पहली असम्पशन। इसका मतलब अभी तक हमने जो वैक निकालना सीखा है उससे हम सिर्फ एक्सपेंशन की फिजिबिलिटी कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन में अगर हमारी कंपनी जाएगी तो हम जीरो पे खड़े हैं, हम इतने अच्छे फाइनेंस मैनेजर अभी नहीं बने, हम जीरो पे खड़े हैं। अच्छा, दूसरा मसला, हमने जो वैक कैलकुलेट किया है उसमें हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिया है, उसकी एवरेजिंग में हमने एक सर्टेन डेट एक्विटी रेशियो को वेट दिया है। और हमने देखा चूंकि वैक है, वेटेड एवरेज है, तो अगर वेट ऑफ द सोर्स बदलेगा तो भी तो एवरेज बदल जाती है ना, क्योंकि वैक जो है वेटेड एवरेज है ना। तो डेट और इक्विटी की अगर रेशियो बदलेगी तो भी तो एवरेज बदलेगी। सो सेकंड असम्पशन, बिजनेस भी सेम होना चाहिए और नए बिजनेस की फाइनेंसिंग भी सेम रेशियो में होनी चाहिए जो एग्जिस्टिंग है। अगर आपके बिजनेस बेशक सेम है, टेक्सटाइल है, लेकिन उसकी फाइनेंसिंग रेशियो डिफरेंट है, तो एवरेज कॉस्ट जो आपकी कंपनी की एग्जिस्टिंग कंपनी पे एप्लीकेबल है वो विद डिफरेंट फाइनेंसिंग सेम तो नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और वेट कौन सा लगा हुआ है, डेट और इक्विटी की मार्केट वैल्यू का। अगर वो वैल्यू वेट बदल जाएगा तो एवरेज बदल जाती है। तो इसलिए दो असम्पशन है, अगर ये दोनों असम्पशन होल्ड करेंगी तो ही हम इस वैक को फिजिबिलिटी के लिए एज डिस्काउंट रेट यूज कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक भी असम्पशन होल्ड नहीं करती तो हमने जो वैक कैलकुलेट करना सीखा है उसको हम एज अ डिस्काउंट रेट यूज नहीं कर सकते। तब हमने इन मसाइल का हल ढूंढना है कि भाई प्रैक्टिकली तो ऐसा होगा, प्रैक्टिकली तो हमारे बिजनेसेस डाइवर्सिफाई भी करेंगे और प्रैक्टिकली हम नए बिजनेस की फाइनेंसिंग की रेशो डिफरेंट भी रख सकते हैं। ये दोनों इश्यूज हमारे सामने आएंगे, तो हमें कैसे डील करना है इस चीज से। यहां से अब हमारा सफर शुरू होने लगा है कैपिटल का, जो आप कह सकते हो आपके लिए एग्जामिनेबल सफर है। जो पीछे हमने पढ़ा ना, ये तो एबीसीबी में कहता ए है, ये तो ऐसे ही है चलते फिरते, ये तो आना ना आना, मतलब ना आना तो आप जीरो हो, लेकिन आ गया तो आपको हीरो नहीं बने। हीरो बनने का सफर अब शुरू होने लगा यहां से आगे, तो वो हम शुरू करेंगे जी ब्रेक के बाद। वी टेक 10 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक से पहले जो हमने बात की, ये जो उसकी आउटकम है और अब हमें आगे चलना है, ठीक है जी। हमने वैक कैलकुलेट करना सीखा, असम्पशन डिस्कस की, मसला आ गया, अब आगे चलेंगे इन मसलों को हल कैसे करना है। अच्छा, इन मसलों को हल करने के लिए एक तो मैं इस मसले को ज़रा क्लोज कर दूं पहले, ये मसला हम अभी यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूं। अगर हम नए प्रोजेक्ट को डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर में फाइनेंस करेंगे, मतलब नए प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी के डेट इक्विटी रेशियो से डिफरेंट होगी, तो उस सूरत में तो वैक कैलकुलेट ही नहीं होता, उस सूरत में एनपीवी का टूल इस्तेमाल ही नहीं होता, ठीक है। इस सूरत में टूल यूज होता है एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का, एपीवी का। याद है ना, बताया था कि होल्ड किया हुआ हमने टूल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे हम। तो अगर तो सिनेरियो है ये वाला ना, फिर तो भाई हमने एक नया टूल सीखना है, उस टूल पे बात होगी इस चैप्टर के एंड में, ठीक है। हाँ, अगर ये सिनेरियो है, मतलब हम स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंसिंग तो नहीं बदल रहे, रेशियो तो नहीं बदलेंगे नए प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन नए प्रोजेक्ट की नेचर डिफरेंट है। इफ दिस इज द सिनेरियो, तो फिर क्या करना है, फिर हमें क्या सीखने की जरूरत है। फिर हमें जनाब ये दो सवाल हैं, इनके जवाब सीखने हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर सेम रहे जो एग्जिस्टिंग है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का प्रोजेक्ट है। फिर हमें अब डाइवर्सिफिकेशन पे हमने वैक को डिस्कार्ड क्यों किया था, उसकी वजह यह थी कि भाई डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस का रिस्क हमारे बिजनेस से फर्क होता है, तो रिस्क फर्क होता है तो रिटर्न फर्क होती है।
अगर हम एक डिफरेंट बिजनेस के लिए बैक कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर हमें सीखना पड़ेगा बिजनेस का रिस्क कैसे मेजर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्सटाइल में हूं, उसका रिस्क कुछ और है। सीमेंट बिजनेस में जाना चाह रहा हूं, उसका रिस्क कुछ और है। तो भाई सीमेंट बिजनेस का रिस्क मैं कैसे मेजर करूं, मुझे ये चीज सीखनी है। और बेस्ड ऑन सर्टन रिस्क, गिवन रिस्क ऑफ सीमेंट बिजनेस, हाउ टू डिटरमिन रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ, ये भी कीवर्ड है कि बिजनेस चेंज होने से हमारे इक्विटी इन्वेस्टर भी होता है, डेट इन्वेस्टर भी होता है। हम अभी बात कर रहे थे बिजनेस का रिस्क बदलने से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर बदलता है, तो उसमें कौन सा कंपोनेंट बदलता है, ये वाला। हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है, एक कॉस्ट ऑफ डेट होता है। मैं जरा वैक की कैलकुलेशन आपके सामने लाऊं, ये जो हमने आखिरी कैलकुलेशन की थी। लेट्स अज्यूम ये हमने वैक कैलकुलेट किया था टेक्सटाइल बिजनेस का। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर मैं इसी रेशियो में फाइनेंस करके टेक्सटाइल बिजनेस करना चाहता हूं तो ये वैक सूटेबल है। अगर मैं डिफरेंट रेशियो में फाइनेंस करके टेक्सटाइल बिजनेस करना चाहता हूं तो वैक होना ही नहीं है, एपीवी होना है। एपीवी में क्या होता है, बात की बात है, वैक नहीं, कम से कम मास माल होता, ठीक है। और अगर मैं इसी रेशियो में फाइनेंस करके सीमेंट करना चाह रहा हूं, करंटली टेक्सटाइल है, मैं सीमेंट करना चाह रहा हूं, तो बिजनेस बदलने से सिर्फ ये हमने कांस्टेंट अज्यूम कर लिया, ये तो नहीं बदल रहे ना। बिजनेस बदल रहा है, ये नहीं बदल रहे। जब ये नहीं बदल रहे तो हम कह रहे हैं कि बदलेगा सिर्फ ये। बिजनेस बदलने से कॉस्ट ऑफ डेट पे जो इफेक्ट आता है दैट इज नेग्लिजिबल, वी कैन इग्नोर इट, एटलीस्ट फॉर एज फार एज द बीएफडी सिलेबस इज कंसर्न। बिजनेस बदलने से शायद कॉस्ट ऑफ डेट पे भी कोई इंपैक्ट मार्जिनल आता है, क्योंकि डेट, आल्दो डेट इन्वेस्टर की रिटर्न गारंटीड होती है, उसको सिक्योरिटी होती है, फिक्स या टेक्सटाइल मिल के एसेट्स हैं या शुगर मिल के एसेट हैं, उसको रिटर्न और प्रिंसिपल की सिक्योरिटी होती है, लेकिन फिर भी उसके रिस्क में मार्जिनल डिफरेंस आता है। लेकिन बीएफडी सिलेबस के लिए हम समझते हैं कि बिजनेस बदलने से सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टर के रिटर्न पे असर आएगा, कॉस्ट ऑफ डेट भी नहीं बदलेगी। सो आप टेक्सटाइल सेक्टर को फाइनेंस कर रहे हो, यही रेशो रहेगी, यही कॉस्ट ऑफ डेट रहेगा, यही कॉस्ट ऑफ इक्विटी रहेगी। लेकिन अगर आप सीमेंट को फाइनेंस करना चाहते हो इसी रेशो में, कॉस्ट ऑफ डेट नहीं बदलेगा, सिर्फ आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बदलती है। तो अब हमने जो चीज सीखनी है कि जब हम डाइवर्सिफिकेशन में जा रहे हैं, तो नए बिजनेस का रिस्क कैसे मेजर किया जाए और नए बिजनेस के रिस्क की बेसिस पे उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे मेजर किया जाए। ठीक है जी, अब ये सफर हमने शुरू करना है, रिस्क की मेजरमेंट और रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप की डेवलपमेंट। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, डिस्कशन थोड़ी आगे लेके चलते हैं जी। अच्छा जी, रिस्क की मेजरमेंट के लिए और रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट समझना है। पहले पोर्टफोलियो क्या होता है उसकी बात करेंगे, और फिर हम पोर्टफोलियो की कॉन्सेप्ट से हम रिस्क की मेजरमेंट और रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप की तरफ सफर शुरू करेंगे। पोर्टफोलियो क्या होता है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स इन विच an investor or a group invest. For individual, a portfolio of investment could be shares in different companies which I may be holding, and for a group portfolio may be different, a collection of different projects in which a group industry group may have invested. जैसे हम बात करें जैसे निशात ग्रुप की है तो उसका होटल भी है, टेक्सटाइल भी है, सीमेंट भी है, इंश्योरेंस भी है, तो ये उसका पोर्टफोलियो है। सो पोर्टफोलियो से मुराद collection of investment of an investor or the capital projects of a company. अच्छा, अगर हम रिटर्न की बात करते हैं, जब हम कहते हैं ना रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टर, तो रिटर्न में इन्वेस्टर की, इक्विटी इन्वेस्टर के रिटर्न के दो कंपोनेंट होते हैं, डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन। और अगर हम इन्वेस्टर की एनुअल रिटर्न देखना चाहते हैं तो डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन ओवर परचेज प्राइस, उसने शेयर कितने का खरीदा, उसको शेयर पे एक साल में कितना डिविडेंड, कितना कैपिटल गेन मिला, ये टोटल रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर है और ये इसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है। तो जब भी आप इक्विटी इन्वेस्टर के रिटर्न की बात कर रहे हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट
टोटल रिटर्न। ये ध्यान में रखना, रिटर्न ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर विल ऑलवेज मीन टोटल रिटर्न विच इज डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक शेयर खरीदा है 100 रुपये का साल के शुरू में, और साल में आपको डिविडेंड मिला से 15 रुपये का, और साल के एंड पे वो शेयर बिक रहा है 108 रुपये का, तो उसका मतलब कैपिटल गेन भी 8 का आ गया। तो यहाँ से आप रिटर्न निकाल सकते हैं इजीली 23%। तो इक्विटी इन्वेस्टर को इस इन्वेस्टमेंट पे एक साल में 23% की रिटर्न मिली। ठीक है, सो रिटर्न ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर इज डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन्स। अच्छा, अगर हमसे कहा जाए कि हम किसी एक सिक्योरिटी की रिटर्न लेनी है तो डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन से रिटर्न कैलकुलेट कर लो। 2 सिक्योरिटी की रिटर्न लेनी है तो ये फॉर्मूला रिपीट कर दो। 3 की लेनी है तो ये फॉर्मूला 3 सिक्योरिटीज पे अप्लाई कर दो, आपको 3 सिक्योरिटीज रिटर्न आ जाएगी। लेकिन अगर आप होल्ड कर रहे हो तीनों सिक्योरिटीज या 2 सिक्योरिटीज तो ये कहलाता है आपका पोर्टफोलियो। ये कहलाएगा आपका पोर्टफोलियो। तो आपके पोर्टफोलियो में मल्टीपल सिक्योरिटीज होती हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। सिक्योरिटी से मुराद प्रोजेक्ट्स, इंडिविजुअल के लिए सिक्योरिटीज हैं और कंपनी के लिए प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। हर प्रोजेक्ट की रिटर्न आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन आपसे कहा जाए जी आपके पोर्टफोलियो की रिटर्न क्या है, तो पोर्टफोलियो की रिटर्न इज सिंपली वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन द पोर्टफोलियो, कि आपने किस प्रोजेक्ट में कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उससे कितनी रिटर्न आ रही है। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास A, B, C 3 प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट 20% यहां पे है, 60% यहां पे है, 20% यहां पे है, और रिटर्न हमने जो कैलकुलेट की इस फार्मूले की मदद से 15% यहां पे आ रही है, 18% यहां पे आ रही है और 22% यहां पे आ रही है। तो अगर हमसे कहा जाए रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो क्या है, तो इट इज सिंपली वेटेड एवरेज रिटर्न। 20% इन्वेस्टमेंट पे 15% रिटर्न है, 60% इन्वेस्टमेंट पे 18% रिटर्न है, प्लस 20% इन्वेस्टमेंट पे 22% रिटर्न है। तो हमारी एवरेज रिटर्न क्या हुई, ये बना 3%, ये बना 10.8%, ये बना 4.4%। तो सम कीजिए 7.8, 17, 18.2%। लीजिए जी, ये आपकी पोर्टफोलियो की रिटर्न आ गई। कि अगर आपने 3 प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट किया, टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 100 रुपया इस रेशियो में बटी हुई है अगर, और इंडिविजुअल सिक्योरिटी पर रिटर्न आपकी इस फार्मूले की मदद से आपने कैलकुलेट की, डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन, लास्ट ईयर में से ये रिटर्न आई है, इसका मतलब आपको अपने टोटल पोर्टफोलियो पे, टोटल इन्वेस्टमेंट पे 18.2% की रिटर्न आई है। तो रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो क्या होती है जी? रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो इज सिंपली वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन द पोर्टफोलियो। आप जब किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो बिजनेस में जब इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उसमें तो फिर ऊंच नीच भी आती है जी। बिजनेस में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो किसी साल रिटर्न आपको 15% मिलेगी, तो कभी 18% मिलेगी, कभी से 12% मिलेगी। बिजनेस में रिटर्न हमेशा, क्योंकि बिजनेस में तो रिस्क है, और रिस्क क्या है? अर्निंग की वॉलेटिलिटी। अर्निंग विल नॉट बी कंसिस्टेंट एवरी ईयर, ये इसमें ऊंच नीच आती रहती है। तो इसी तरह अगर हम जब किसी बिजनेस को स्टडी कर रहे होते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट इट्स फ्यूचर रिटर्न विद एक्यूरेसी। आपको चीज ये ज़हन में रखनी है कि जब भी आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का फैसला करते हैं तो फैसला करने के लिए आप जो डाटा जिस पे मेनली आप रिलाई कर रहे होते हैं, दैट इज फ्यूचर ऑफ द बिजनेस। पास्ट तो गुजर चुका है। बाय बाइंग शेयर इन अ बिजनेस यू विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट, क्योंकि पास्ट तो जिसने बिजनेस को ओन किया था उसकी रिटर्न वो खा गया। पास्ट मे गिव यू एन इंडिकेशन अबाउट द फ्यूचर बट देयर इज नो गारंटी। आपने किसी भी बिजनेस में पैसा जब लगाना है, उसकी फिजिबिलिटी असेस करनी है, प्रोजेक्ट आप इनिशिएट करना चाह रहे हो या किसी चलते प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, किसी कंपनी के शेयर्स बाय करना चाह रहे हो, यू ऑलवेज लुक इनटू फ्यूचर। उसका फ्यूचर क्या है भाई, मुझे फ्यूचर में सालाना क्या रिटर्न मिलेगी। तो जब आप फ्यूचर की तरफ जाते हो तो उसमें तो भाई ऊंच नीच आती है। ऊंच नीच कैसे रिफ्लेक्ट होती है, उसके लिए हम एक डाटा देखते हैं जी। पेज 173 पे हमारे पास अवेलेबल है ये जी, पेज 173 का डाटा है। लेट्स अज्यूम हम 2 स्टॉक्स को, 2 कंपनीज के स्टॉक्स हैं, उनको वैल्यूएट कर रहे हैं।
और हमें इंडिकेशन मिली है कि अगर हम एक स्टॉक ए की बात करें, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी जिसकी प्रोबेबिलिटी 20% है, तो स्टॉक ए से 25% रिटर्न आ सकता है फ्यूचर में। अगर इकोनॉमिक कंडीशन मॉडरेट होगी जिसकी पॉसिबिलिटी 50% है, तो स्टॉक ए से 18% रिटर्न आ सकता है। और अगर इकोनॉमिक कंडीशन पुअर रही जिसकी प्रोबेबिलिटी 30% है, तो स्टॉक ए से 10% रिटर्न आ सकता है। यह है जी सिचुएशन जिसको हम कहते हैं कि रिस्क है। आप बिजनेस में जब पैसा लगाओगे स्टॉक ए में, तो आपको 25, 18, 10 कुछ भी रिटर्न आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमिक कंडीशंस क्या रहेगी, क्योंकि बिजनेस की रिटर्न का ताल्लुक इकोनॉमिक कंडीशन से बड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन रहता है। सो लेट्स अज्यूम हमने एक बिजनेस आइडेंटिफाई किया फॉर इन्वेस्टमेंट, उसको हमने जब स्टडी किया फॉर इन्वेस्टमेंट तो हमें ये उसका रिजल्ट्स नजर आए। हमारे एनालिसिस ने, हमारी स्टडी ने शो किया कि हमारे बिजनेस की रिटर्न का स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक कंडीशन से। ये उनकी प्रोबेबल आउटकम्स हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं इन कंडीशंस की, और इन कंडीशन के ऊपर ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है। सिमिलरली हमने स्टॉक बी को स्टडी किया। स्टॉक बी में रिटर्न का बिहेवियर भी कुछ इसी तरह डिफरेंट नजर आ रहा है। इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तो यहां पे 5% है, मॉडरेट पे 14 है, और पुअर पे 30% है। ये हमने दो स्टॉक्स लेट्स अज्यूम हमने स्टडी किए हैं। दो स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई किए, उनकी हमने रिटर्न को स्टडी किया, उनका रिलेशनशिप हमने इकोनॉमिक कंडीशन से लिंक किया, और हमें इकोनॉमिक कंडीशंस की प्रोबेबिलिटीज भी अवेलेबल है। सो इकोनॉमिक कंडीशंस का रिटर्न से रिलेशनशिप हम यहां पे भी देख पा रहे हैं, यहां पे भी देख पा रहे हैं जी। कोई क्वेश्चन? हम अज्यूम हम किस सिनेरियो में हैं, हम रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप की तरफ जाना चाह रहे हैं। उसमें हमने कहा हम पहले पोर्टफोलियो का थोड़ा मतलब समझें, क्योंकि रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। पोर्टफोलियो के कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमने इंडिविजुअल स्टॉक्स की रिटर्न्स पे बात की, हमने पोर्टफोलियो की रिटर्न पे बात की। अब हम रिस्क पे आ रहे हैं कि हम जब इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो उसमें रिस्क होता है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क से क्या मुराद है? वॉलेटिलिटी इन द अर्निंग विद द चेंज इन इकोनॉमिक कंडीशन। वॉलेटिलिटी इन द अर्निंग विद द चेंज इन इकोनॉमिक कंडीशन। दो स्टॉक्स हमने किए हैं। अच्छा, नाउ यू शुड रिकॉल, जब आपको डिफरेंट वैल्यूज विद एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज अवेलेबल हों तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए जो आपने पढ़ा हुआ है। अभी तो हमने वैसे भी एक्सपेक्टेड वैल्यूज रिवाइज किया था, कहीं किया था ना रिवाइज रिसेंटली के साथ। तो ये वही कॉन्सेप्ट यहां पे दोबारा आ जाता है कि जब आपको डिफरेंट वैल्यूज और उनकी एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज दी जाएं तो इस डाटा को आप एक्सपेक्टेड वैल्यू की शेप में एवरेज आउट कर सकते हो। एक्सपेक्टेड वैल्यू बेसिकली होता क्या है? इट इज एवरेज इन द लॉन्ग रन। एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी एवरेज इन द लॉन्ग रन होती है। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, हमने स्टॉक ए की एक्सपेक्टेड वैल्यू बनाई। कैसे बनी? रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी, रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी, रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी एंड देन सम। ये स्टॉक ए की एक्सपेक्टेड वैल्यू है। सिमिलरली स्टॉक बी की एक्सपेक्टेड वैल्यू, रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी, रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी, रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी, सम। हम देख रहे हैं कि दोनों की एवरेज इन द लॉन्ग रन सेम है। एवरेज इन द लॉन्ग रन सेम है। हमें ये इंफॉर्मेशन यहां से क्या मिल रही है कि अगर हम स्टॉक ए में इन्वेस्ट करें या स्टॉक बी में इन्वेस्ट करें, इन द लॉन्ग रन में बी ओवर द 10 ईयर्स 20 ईयर्स होराइजन, हमारी एवरेज रिटर्न स्टॉक ए से भी 17% रहेगी, हमारी एवरेज रिटर्न स्टॉक बी से भी 17% रहेगी। ये डाटा हमें ये बता रहा है। एक्सपेक्टेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी, अर्निंग वॉलेटिलिटी को लेके एवरेज रिटर्न इन द लॉन्ग रन, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू डिटरमिन करना डिफरेंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की। ये बेटा ये सब्जेक्टिव है, ये एवरेज इन द लॉन्ग रन हम कह रहे हैं। मैंने आपके सामने मैंने बोला, मैंने एग्जांपल भी आपको दी, मैंने 10, 15, 20 ईयर्स। ठीक है, ये एक सब्जेक्टिव सी एवरेज है, ये कोई प्रिसाइज डाटा नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर के बारे में आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप फ्यूचर के बारे में डाटा एस्टिमेट करते हो, प्रोजेक्ट करते हो, वह एस्टिमेट्स ही होते हैं। एस्टिमेट्स आर एस्टिमेट्स, उनमें उनकी रिलायबिलिटी, उनकी एक्यूरेसी बहरहाल कम होती है। इससे मजीद बात करते चलेंगे जैसे जैसे आगे चलेंगे। बट दो बातें मैं एक दो बातें जो मैं करता जा रहा हूं उनमें ये कि जब भी आपने किसी प्रोजेक्ट को वैल्यूएट करना है, किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को वैल्यूएट करना है, फ्यूचर डाटा कंसीडर करना है। और फ्यूचर डाटा के बारे में हमें ध्यान में रखना है कि वो एस्टिमेट्स होते हैं, वो प्रोजेक्शंस होती हैं, फोरकास्ट होती हैं, उनमें सब्जेक्टिविटी प्रिवेल करती है। ठीक है, एक्यूरेसी उनमें नहीं होती। वो तो हमारी assumptions हैं, हम कितना इन डेप्थ अपने वेरिएबल्स को स्टडी करके कितनी एक्यूरेटली हम assumptions ले पाते हैं कि हमारी ग्रोथ्स क्या रहेंगी, बिजनेस कितने साल चलेगा, क्या वेरिएबल्स होंगे, इन्फ्लेशंस क्या होंगी, टैक्सेस क्या होंगे, ड्यूटी स्ट्रक्चर्स क्या रहेंगे फ्यूचर में, उसके साथ हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं।
ये सारा कुछ इसकी एक्यूरेसी डिपेंडेंट है कि हमने जो वेरिएबल्स लिए उसमें हम कितने कॉम्पिटेंट रहे, कितने सक्सेसफुल रहे उनकी फोरकास्टिंग में। फॉर एग्जांपल हमने वेरिएबल लिए कि गवर्नमेंट IMF से दूर होती जाएगी और पॉलिसीज में इंडिपेंडेंस आएगी। से आज से 4, 5, 7 साल पहले जब हम फोरकास्ट करते थे हम इस तरह चल रहे होते, लेकिन आज फोरकास्ट करेंगे तो सारे वेरिएबल्स ज़माने को उलट चुके हैं। आज की फोरकास्ट बता रही है कि हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होती जा रही है IMF पे और हम बिल्कुल उनसे डिक्टेशन लेके चल रहे हैं। तो हमारे सारे वेरिएबल अगले 5-10 साल के लिए फोरकास्ट होनी चाहिए वो IMF ड्रिवन होने चाहिए, इंडिपेंडेंस ड्रिवन नहीं होने चाहिए। सो डिपेंड है कि आप कितनी एक्यूरेटली फोरसी कर पाते हो चीज़ों को और उनको वेरिएबल्स में कितनी एक्यूरेटली ट्रांसलेट कर पाते हो। बट सब्जेक्टिविटी विल ऑलवेज बी देयर व्हेनेवर यू आर फोरकास्टिंग फ्यूचर। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, यहां पे हम अब यहां से कॉन्सेप्ट आता है रिस्क का। हम यहां रिस्क क्या है कि हमारे एक्चुअल रिजल्ट इन एनी गिवन ईयर विल नॉट बी द सेम एज एक्सपेक्टेड। हमने इस डाटा को एनालाइज करके इसको समराइज कर लिया एक्सपेक्टेड रिटर्न में कि जी अगर हम प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न 17 रहेगी, which is average in the long run. But in any given year, will that be 17? The answer is no. It could be either higher than 17 or less than 17. ठीक है जी? So हमने कहा जी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं on average हमें रिटर्न 17 आनी है, but on any given year it can be either higher or lower than 17. This is what we call risk. कि actual results will be different from expected result. हमने एक्सपेक्टेड रिजल्ट यहां पे बिल्ड किया 17 है और एक्चुअल रिजल्ट इससे ऊपर होंगे या नीचे होंगे। अब डिपेंडिंग अपॉन कितना ऊपर नीचे हैं, दिस इज व्हाट इज रिस्क। अगर ज्यादा वॉलेटिलिटी शो कर रही है रिटर्न तो हम कहेंगे हाई रिस्क है, अगर कम वॉलेटिलिटी शो कर रही है रिटर्न तो हम कहेंगे लो रिस्क है। यहां पे अब हम सीखने जा रहे हैं फर्स्ट मेजर ऑफ रिस्क। रिस्क का फर्स्ट मेजर, दिस इज नॉट द फाइनल मेजर, क्योंकि हमने बात क्या शुरू की थी, हमें किसी बिजनेस में रिस्क मेजर करना सीखना है और फिर रिस्क को लेके रिक्वायर्ड रिटर्न फ्रॉम दैट बिजनेस क्या होना चाहिए। अब यहां जरा फर्क रखिएगा, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है और एक होती है रिक्वायर्ड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न कि भाई हमने बिजनेस को स्टडी किया तो बिजनेस के जो मॉडल है, जो उसका रेवेन्यू और कॉस्ट स्ट्रक्चर है, जो उसके ग्रोथ पैटर्न है, उसकी मदद से हमें नजर क्या आ रहा है कि फ्यूचर में क्या रिटर्न आने वाली है। फिर होती है एक रिक्वायर्ड रिटर्न। रिक्वायर्ड रिटर्न का मतलब बेस्ड ऑन द रिस्क इन्वॉल्व, इस बिजनेस को रिटर्न देनी कितनी चाहिए, ये तो है कितनी देने की उम्मीद है। ऑन एवरेज दिस बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू ऑफर 17% सब्जेक्ट टू वॉलेटिलिटी। रिक्वायर्ड रिटर्न इज द नेक्स्ट पार्ट। तो अभी मैं रिक्वायर्ड रिटर्न पे नहीं गया, अभी तो मैं कह रहा हूं भाई एक्सपेक्टेड रिटर्न की बेसिस पे पहले रिस्क तो मेजर करें। रिस्क मेजर करना सीखेंगे तो फिर रिस्क को रिक्वायर्ड रिटर्न से लिंक करेंगे, वो अगला स्टेप है। तो अभी हम कह रहे हैं कि हम पहला मेजर ऑफ रिस्क जरा देखते हैं वो क्या है। मैंने आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दे दी रिस्क की कि आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न से ऊंच नीच कितनी है। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है, इससे कितना ऊपर नीचे होने का रिटर्न चांसेस हैं। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है, इससे कितना ऊपर नीचे होने का चांसेस है। तो जनाब रिस्क का पहला मेजर जो हम यहां पे सीखते हैं दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। पढ़ा हुआ कहीं आपने? क्यों में पढ़ा होता है कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था क्यों में? बहुत पहले पढ़ा होता है। तो बस ये पढ़ा दिया जाता है, आपको समझाया नहीं जाता कि इसका क्या इस्तेमाल है और कहाँ आने वाला है। तो ये वो आप सब्जेक्ट है जी BFD में आके आप इसको समझेंगे कि ये जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कभी बचपन में पढ़ाया गया था आपको शायद QM में, वो क्यों पढ़ाया गया था। ऐसे तो बाय द वे अक्सर अकाउंटिंग बॉडी ना उस चीज़ से निकल गई हुई है। QM को एज अ सब्जेक्ट अब नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि डुप्लीकेशन होगी ना। आपको QM पढ़ाया गया, स्टैंडर्ड डेविएशन सिखा देगी, आपको फायदा कुछ नहीं हुआ। दोबारा आपको नए से बताना पड़ेगा, डेफिनेशन देनी पड़ेगी, कैलकुलेशन सिखानी पड़ेगी। क्योंकि आपको किसी को याद है क्या होती है, क्यों कैलकुलेट की जाती है? मैं वही कहना आपको प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीकेशन सिखाई नहीं की, बस एक मोनोटोनस एक्टिविटी में डाल दिया गया, 15, 20, 25, 30 सवाल करा के पास करा दिया गया, कोई फायदा नहीं हुआ आपको। तो ग्लोबली ज़्यादातर बॉडीज़ ने इस चीज़ को डिसकंटिन्यू कर दिया है। ये सब्जेक्ट जैसे QM है एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। QM के जो टूल्स जिस सब्जेक्ट में ज़रूरत है वहाँ पे, तो अब मुझे 0 से तो पढ़ाना पड़ रहा है, तो मुझे 2 सवाल यहाँ पे एडिशनल बेसिक दे दिए जाते तो मैं वो भी करा देता, ऐसे पूरा एक पेपर पढ़ा गया। सेम गोल्स विद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी डिफरेंट बॉडीज़ में, क्योंकि वी आर नॉट सपोज टू बिकम इकोनॉमिस्ट, एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। इकोनॉमिक्स का जो प्रिंसिपल जिस सब्जेक्ट में रेलेवेंट है, फाइनेंस में, अकाउंट्स में, ऑडिट में, जहाँ टैक्सेशन में, जहाँ उनकी रेलेवेंस है, कंपोनेंट प्लेस कर दिए जाते हैं।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे चूँकि इतनी R&D नहीं है तो ये अभी ये थोड़ा हम लैग कर रहे हैं इस चीज़ में। जैसे QM का मुझे याद है आज से ACCA में आज से 20 कुछ साल पहले ख़त्म हो गया था, 20 नहीं तो 18 साल कर लो, ख़त्म हो गया था सब्जेक्ट। इकनॉमिक्स IT तो पाकिस्तान में भी ICAP ने भी ख़त्म कर ही दिया आखिरकार, लेकिन इकनॉमिक्स IT भी ACCA में कोई 18-15 साल पहले ख़त्म हो गया था सब्जेक्ट ACCA में। कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, इकनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट नहीं है वहाँ पे। या आज से 15-18 साल पहले IT भी, इकनॉमिक्स भी, QM भी 15 से 20 साल के टेन्योर में ख़त्म कर दिए गए थे। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अभी IT तो ख़त्म कर दिया गया, इकनॉमिक्स और QM में भी चल रहा है, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा एक हम बच्चों को ओवरबर्डन करते हैं ज़्यादा। मुझे लगता है कि उनकी ज़्यादा बेनिफिशियल हो अगर उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनके रेलेवेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ाने को दिया जाए। जैसे आपको मैंने सारी डिस्काउंटिंग पढ़ाई, NPV IRR पढ़ाया, आई डिड नॉट ड्रॉ एनी एडवांटेज इस चीज़ से कि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ था। पहले आपने डिस्काउंटिंग पहले पढ़ी हुई थी, IRR NPV पहले पढ़ा हुआ था, IRR आपने पढ़ा हुआ था, एन्युटी आपने पढ़ी हुई थी, परपेचुटी आपने पढ़ी थी, फिर भी कल आपसे दरमें तकसीम नहीं होती, IRR आपसे कल भी नहीं निकल रहा था। तो मतलब कोई फायदा नहीं हुआ वो पढ़ने का। शायद आपको सवाई से कि आपने एक 100 नंबर का या 50 नंबर का पर्चा पास किया, वैल्यू एडिशन सामा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हमें वहाँ मिली। तो बहरहाल ये एक लिमिटेशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन पे आते हैं कि हम बात क्या कर रहे थे कि फर्स्ट मेजर ऑफ रिस्क इन बिजनेस दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मेजर करता है? व्हाट डज इट मेजर? स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करता है डिस्पर्शन ऑफ द डाटा अराउंड इट्स मीन या एवरेज वैल्यू। ये है एवरेज वैल्यू और ये है उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। हमारी जो वैल्यूज की रेंज है वो एवरेज वैल्यू के कितना डिस्पर्स्ड है, ऊपर नीचे कितना प्लस माइनस है। एक तो उनका वैसे नजर आ रहा है ना 17 से ऊपर 25 तक जा रहा है, 17 से नीचे 10 तक जा रहा है, तो ये नजर आ रहा है ना वैसे जब, बट ये हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन इसको स्टैटिस्टिकल वे में इसकी एक आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिस्पर्शन मेजर करता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिस्पर्शन अराउंड द मीन वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन अराउंड द मीन वैल्यू निकालता है। एक्चुअल डेविएशन तो नजर आ रही है, एक्सपेक्टेड डेविएशन तो नजर आ रही है 25 और 10, लेकिन कभी कम कभी ज्यादा एवरेज हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करेगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन क्या है? ये एक छोटा सा फार्मूला जी हमारे पास। स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा, सिग्मा से डिनोट करते हैं जी, एंड सिग्मा इज अंडर रूट ऑफ P इंटू R माइनस R बार स्क्वेयर। R बार ये होता है जी, दिस इज R बार, दिस इज R बार, एक्सपेक्टेड वैल्यू को R बार कहा जाता है। तो आप हर वैल्यू का R माइनस R बार कैलकुलेट करेंगे। दिस इज योर कॉलम R एंड दिस इज योर R बार। ये कॉलम आपका R का है और ये वैल्यू R बार है। आपने क्या कैलकुलेट करना है? प्रोबेबिलिटी R माइनस R बार स्क्वेयर। फिर इस कॉलम का आपने सम लेना है। ये जो सम है इस सम को वेरियंस भी कहा जाता है और वेरियंस का जो अंडर रूट है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, अब मजे की बात यह कि आपको उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सारे फार्मूला सारे फॉर्मेट्स आपके पास एग्जाम में अवेलेबल है। ठीक है, तो हमें कुछ ये चीज़ें को मेमोराइज नहीं करनी, हमें सिर्फ ये कैलकुलेशन हम एक दफ़ा 2 दफ़ा हाथ से गुजारेंगे, दिस इज इनफ फॉर अस। बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए और कैलकुलेशन एक आध दफ़ा हाथ से गुजरी हो, मोर देन इनफ। हमें इसमें कोई एक्सटेंसिव प्रैक्टिस नहीं चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, हमें एग्जाम में इस तरह की कैलकुलेशन आने की लाइकलीहुड 1-2% से ज़्यादा नहीं है, बट हम इसको छोड़ भी नहीं सकते। हमें फेमिलियर होना चाहिए। अगर हमें 1-2% चांस सही आ जाती है तो हम कुछ तो कर सके। तो जैसे मैं आपके लिए प्रोजेक्ट ए का डाटा लेके अगर मैं प्रोजेक्ट ए की स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करूं, मैं इसको यहीं पे ही अगर आपसे फॉलो कर लूं तो मुझे लगता है हमारे लिए बड़ी आसानी रहेगी। आप नोट्स अपने सामने कर खोलिए, पेज 173 अपने सामने लाइए। तो हमारे पास 3 इकोनॉमिक कंडीशन है, ये उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है। ऐसा ही है जी, 20, 50 एंड 30 यही प्रोबेबिलिटी है। और इनके अगेंस्ट हर प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट आर रिटर्न हमें गिवन है। प्रोजेक्ट ए की बात कर रहे हैं हम, 25 से 18 10 नजर आ रहा है जी हमें। और हमने आर बार ऑलरेडी 17% कैलकुलेट करना सीखा हुआ है। ये उसकी कैलकुलेशन दोबारा आपके सामने आ रही है। आपने P इंटू आर किया हुआ है और फिर इसका सम किया हुआ है, दिस इज आर बार 17%, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। अब हम फार्मूला पे आते हैं। फार्मूला में कहता है जी पहले आप आर माइनस आर बार कैलकुलेट करें, तो हर आर में से आर बार माइनस करते जाएं और वैल्यू देखिए क्या आती है। तो 25 माइनस 17 8, 18 माइनस 17 1, 10 माइनस 17 माइनस 7। फिर हमने कहा जी हमें आर माइनस आर बार स्क्वेयर चाहिए, तो जनाब इसका स्क्वेयर लेते जाइए। 64 1 49 माइनस 7 इंटू माइनस 7 49 हो गया।
फिर हमने कहा जी हमें P इंटू आर माइनस आर बार स्क्वायर चाहिए, तो भाई इस कॉलम को प्रोबेबिलिटी का कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाइए, हर वैल्यू को उसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते जाइए, तो आप यहां पे पहुंच रहे हैं जनाब। ये आपका P इंटू आर माइनस आर बार स्क्वायर है, 64 इंटू 0.2, 1 इंटू 0.5, 49 इंटू 30% या 0.3, ये जनाब आपका वैल्यू आ गई। इसका सामने लीजिए, दिस इज कॉल्ड वेरिएंस, और वेरिएंस का अंडर रूट लें तो ये है आपका सिग्मा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक ए। अब इसकी इंटरप्रिटेशन भी थोड़ी समझ लीजिए। स्टैटिस्टिक्स में इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? स्टैटिस्टिक्स में इसकी इंटरप्रिटेशन है कि अगर आप स्टॉक ए में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है? 17%, लेकिन ऑन एनी गिवन ईयर इट कैन बी प्लस माइनस। दिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। अगर आप स्टॉक ए में इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न 17% है, बट ऑन एनी गिवन ईयर इट कैन बी प्लस और माइनस 5.29। अच्छा, बिजनेस में ना रिस्क डज नॉट नेसेसरली मीन लॉस। रिस्क बिजनेस में मुराद है वॉलेटिलिटी, एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट्स का डेविएट हो जाना इज द रिस्क। एक्सपेक्टेशन से ऊपर जाना, एक्सपेक्टेशन से नीचे आना, दिस इज रिस्क। वो अलहदा बात है कि एक्सपेक्टेशन से बेहतर रिजल्ट आ जाए, विल बी हैप्पी, एक्सपेक्टेशन से कम रिजल्ट आए, विल बी सैड, बट रिस्क कवर्स बोथ साइड्स ऑफ द वॉलेटिलिटीज। तो ये है जी स्टॉक ए की स्टोरी। ये स्टॉक ए का एनालिसिस है कि स्टॉक ए से हम 17% रिटर्न की उम्मीद रख सकते हैं ऑन एवरेज, लेकिन ऑन एनी गिवन ईयर बी प्रिपेयर्ड प्लस माइनस 5.29। सेम एनालिसिस अगर हम स्टॉक बी के लिए रिपीट करें, सेम यही स्टेप, तो जनाब इसका रिस्क आ रहा है 9.16 विद द सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो इसकी इंटरप्रिटेशन में एक्चुअली क्या रहेगी स्टॉक बी में कि भाई इसकी रिटर्न है एक्सपेक्टेड 17% और प्लस माइनस हो सकता है 9.16%। अच्छा, अब अगर जितना को आपको समझ आए, मैं आपसे पूछूं कि भाई इफ यू हैव टू मेक अ चॉइस ए और बी, ए, रीजन बीइंग it is giving same return with less risk। अगर तो यहां रिस्क बढ़ने के साथ रिटर्न भी बढ़ रही होती ना, तो फिर जरा कोई एडिशनल थिंकिंग प्रोसेस हम करते, बट ये तो बड़ी ऑब्वियस चॉइस है कि दोनों प्रोजेक्ट्स में एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम है, लेकिन वॉलेटिलिटी यहां पे मैं कम नजर आ रही है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस चॉइस, प्रोजेक्ट ए, दैट इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो जनाब हमने स्टॉक ए और स्टॉक बी दोनों स्टॉक्स में हमने कहा जी रिटर्न एक्सपेक्टेड कैसे मेजर कर सकते हैं और रिस्क एज स्टैंडर्ड डेविएशन में कैसे मेजर किया जा सकता है। और हमने कहा इन दोनों ऑप्शन में ए इज डेफिनेटली बेटर बिकॉज ए इज ऑफरिंग बेटर रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप। यही कहेंगे ना हम यहां पे, मतलब हमें नजर आ रहा है कि सेम रिटर्न एट मच लो रिस्क, so it means it is a better favorable risk return relationship। अच्छा, यहां से एक स्टेप और आगे जाते हैं और वह स्टेप है कैन वी इवन फर्दर इंप्रूव दिस रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप। हमने कहा जी ए और बी में ए बेहतर है, रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप ए का बेहतर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या हम इस ए से भी बेहतर रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप की तरफ जा सकते हैं? तो जनाब यहां पे आंसर आता है यस, इफ वी बिल्ड अ पोर्टफोलियो we can think of। पोर्टफोलियो क्या होता है जी? कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। और पोर्टफोलियो बनाया किस लिए जाता है? टू रिड्यूस रिस्क। टू रिड्यूस रिस्क पोर्टफोलियो बनाते हैं टू रिड्यूस रिस्क इन योर इन्वेस्टमेंट। तो हमने कहा जी हम पोर्टफोलियो बना के अपनी इन्वेस्टमेंट में रिस्क फर्दर कम करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि ये हमें रिस्क रिडक्शन में मदद देता है, हमारा रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप को फर्दर इंप्रूव करने में मदद देता है। अभी तो हम इंडिविजुअल स्टॉक्स कंपेयर कर रहे थे ना, इंडिविजुअल स्टॉक्स में लगा ए इज बेटर देन बी। अब हमने कहा जी इज देयर अनदर ऑप्शन विच इज इवन बेटर देन ए? हमने कहा जी देयर कुड बी if we build a portfolio, let's assume A plus B, हम कुछ पैसा A में डालें कुछ पैसा B में डालें, तो शायद we will be able to get even better relationship
क्योंकि पोर्टफोलियो बनाए जाते हैं रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए। तो जनाब अब मैं आपके सामने पोर्टफोलियो की कैलकुलेशन यहां पे खुद करता हूं जरा। हम बनाते हैं जी पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो किसका जी? ए प्लस बी का, और 50% इन्वेस्टमेंट ए में डालते हैं और 50% इन्वेस्टमेंट हम बी में डालते हैं। ठीक है जी, 50-50, इसको हम ऐसे 50-50 कह देते हैं। अब हम जब 50-50% इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी वाइज सिचुएशंस तो वही तीन रहने वाली हैं, एक 20%, एक 50%, एक 30%। लेकिन अब होगा क्या, हमारी आर क्या रहेगी? तो जस्ट देखिएगा, जब मैंने आधी इन्वेस्टमेंट ए में की आधी बी में की तो मेरा पोर्टफोलियो बन गया, और मेरी रिटर्न जो होगी वो रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो होगी। और रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो क्या होती है? वेटेड एवरेज रिटर्न। रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो ए प्लस बी से बनाया ना, वेटेड एवरेज रिटर्न। और थोड़ा सा मैथमेटिक्स रखकर समझ लो, जब दो इन्वेस्टमेंट्स का वेट बराबर है तो वेटेड एवरेज इज इक्वल टू सिंपल एवरेज। ऐसा ही है ना, जब दोनों इन्वेस्टमेंट का वेट्स बराबर है, दोनों वैल्यूज का वेट बराबर है, तो वेटेड एवरेज इज सिंपल एवरेज। तो जनाब 20% प्रोबेबिलिटी है कि मुझे 25% रिटर्न ए से आएगा, 5% रिटर्न बी से आएगा, डिवाइड विद 2, मेरी वेटेड एवरेज रिटर्न होगी इस केस में 15। दूसरा केस 18% रिटर्न ए से आएगा, 14% रिटर्न बी से आएगा, मेरी वेटेड एवरेज रिटर्न क्या होगी? 16। मुझे 10% रिटर्न ए से आएगा, मुझे 30% रिटर्न बी से आएगा, मेरी एवरेज रिटर्न क्या होगी? 20। ये मेरी आर है। अब मैं P इंटू आर बनाऊंगा और फिर मैं यहां पे आर बार ले लूंगा इस पोर्टफोलियो का। ठीक है जी, तो 15 इंटू 20 3, 16 इंटू 50 8, 6, इट इज स्टिल 17%। ठीक हो गया, स्टिल 17 ही आया ना ये। तो अगर मैं पोर्टफोलियो पे बना लेता हूं तो मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न 17 ही है। एक स्टेप और आगे चले, अब हम इस पोर्टफोलियो का रिस्क जानना चाहते हैं। तो इसके लिए मुझे मैं आर, अगर मैं थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन करूं, मुझे चाहिए आर माइनस आर बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। क्या मैं एक स्टेप में ये कर सकता हूं ना? आर माइनस आर बार स्क्वायर इंटू 0.2। बताइए वैल्यू क्या है? पिछले तो मैंने एक स्टेप आपको कराया था ना, यहां पे हम इकट्ठा कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे पहले केस में 15 माइनस 17 -2 आ गया, स्क्वायर 4 इंटू 0.2 0.8। गुड। दूसरा 16 माइनस 17 -1 स्क्वायर 1 इंटू 50% 0.5। 20 माइनस 17 3 स्क्वायर 9 इंटू 0.3 2.7। तो जनाब इसका सम ले लीजिए, इट इज 4, ये सम 4 आया। और स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा क्या है? √4, यही है ना, इट इज 2%। तो जनाब अब आप देखिए, पोर्टफोलियो आपने बनाया ए प्लस बी का 50-50 रेशो में, तो रिटर्न तो इसकी भी 17 ही है, लेकिन प्लस माइनस 2 है। तो दिस इज इवन बेटर देन ए अलोन। तो हमने जो बात सीखी अभी तक कि किसी इंडिविजुअल सिक्योरिटी की रिटर्न कैसे लेंगे, डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन ओवर परचेज प्राइस ऑफ द शेयर, या इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। किसी पोर्टफोलियो की रिटर्न कैसे लेंगे, वेटेड एवरेज रिटर्न, पोर्टफोलियो की रिटर्न आ गई। किसी इंडिविजुअल स्टॉक का रिस्क कैसे मेजर करेंगे, अभी हमने ए का सिग्मा निकाला, बी का सिग्मा निकाला। पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे मेजर करेंगे, हमने ये ए प्लस बी का पोर्टफोलियो बना के उसका सिग्मा निकाला। ठीक है, 2 एसेट पोर्टफोलियो बना के हमने उसका सिग्मा निकाला। तो एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहां पे जी? हम यहां पे जो अभी तक समझ पाए हैं कि पोर्टफोलियो बनाने से हम अपनी इन्वेस्टमेंट में रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप को इंप्रूव कर सकते हैं, और बड़ा ऑब्वियस हमें यहां पे नजर आया, बाय मेंटेनिंग द रिटर्न वी हैव बीन एबल टू रिड्यूस द रिस्क। ए वर्सेस बी देख रहे थे हम, तो हम देख रहे थे कि ए वर्सेस बी में, वो पिछली स्लाइड में था शायद, ए लोन था आपका, ए थे आपकी कहानी 17 प्लस माइनस 5.29, बी आपका था 17 प्लस माइनस 9.16, और ये ए प्लस बी की कहानी हमने देखी। जब ए और बी को कंपेयर किया था, ए बेहतर था। फिर हमने बात की पोर्टफोलियो बना के क्या होता है, देखें तो हमने कहा जी पोर्टफोलियो से तो ये रिलेशनशिप इवन फर्दर इंप्रूव हो गया,
और यही पोर्टफोलियो का ऑब्जेक्टिव होता है, रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप को इंप्रूव करना। मैं दोबारा समराइज करूं, हमने इंडिविजुअल स्टॉक की रिटर्न कैलकुलेट करनी सीखी, हमने पोर्टफोलियो की रिटर्न कैलकुलेट करनी सीखी, हमने इंडिविजुअल स्टॉक का सिग्मा कैलकुलेट करना सीखा, हमने टू एसेट पोर्टफोलियो का सिग्मा कैलकुलेट करना सीखा। अच्छा, इसमें एक स्टेप हम और आगे चलते हैं इस डिस्कशन में। हमने कहा कि पोर्टफोलियो बनाने से रिस्क कम होता है, तो इसमें मजीद जो डिस्कशन आती है कि हम कोई से भी दो प्रोजेक्ट्स को मिला के पोर्टफोलियो बनाएं, क्या उससे इतना ही बेनिफिशियल इफेक्ट हमें नजर आएगा? मैं फिर क्वेश्चन रिपीट करता हूं। हम देख रहे हैं कि हमने ए और बी को मिलाया, हमें बड़ा बेनिफिशियल इफेक्ट नजर आया इस पोर्टफोलियो का कि हमारा रिस्क लेस देन हाफ हो गया। कहां 5.29 था, पोर्टफोलियो मिला के वो 2 पे आ गया। ए लोन पे 5.29 था, पोर्टफोलियो मिला के रिस्क बहुत ज्यादा कम हो गया। हम इसको कहते हैं रिस्क रिडक्शन इफेक्ट वाज वेरी बेनिफिशियल विद ए और बी। अब हमारा अगला जो पॉइंट है, क्या किसी भी दो स्टॉक्स को मिलाएं तो रिस्क रिडक्शन इफेक्ट इतना ही बेनिफिशियल होता है? आंसर इज डिपेंड्स। Not simply no, not simply yes. Answer is depends. Depends on what? Depends upon the correlation between the returns of the stocks that you combine. अब correlation भी आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन क्यों पढ़ा हुआ है पता ही नहीं, ठीक है ना? रिस्क रिडक्शन इफेक्ट कितना बेनिफिशियल होगा, मतलब आपका पोर्टफोलियो बनाने का काम कितना फायदेमंद है आपके लिए, ये डिपेंड करेगा कि जिन दो स्टॉक्स को आप मिला रहे हैं उन दो स्टॉक्स की रिटर्न का आपस में कोरिलेशन क्या है। अब थोड़ी सी कोरिलेशन की बात कर लेते हैं दोबारा जी। कोरिलेशन क्या है जी? इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोरिलेशन आपने सिर्फ दो वेरिएबल का कैलकुलेट करना सीखा हुआ है, दो वेरिएबल का ही कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। इट्स अ स्टैटिस्टिकल टूल व्हिच मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, और इसकी रेंज +1, 0, -1 तक जाती है। मतलब ये +1 से नीचे होते होते 0.5, नीचे होते होते 0, यहां पे -0.5 और चलते चलते -0.1 तक जाता है। और +1 को हम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं और -1 को हम परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। हमने कहा रिस्क रिडक्शन इफेक्ट कितना बेनिफिशियल है, ये डिपेंड करता है जिन दो स्टॉक्स को आप मिला रहे हो उनकी रिटर्न का आपस में कोरिलेशन क्या है। तो रिटर्न का कोरिलेशन स्टडी करें। रिटर्न का कोरिलेशन की वैल्यू, उसकी कैलकुलेशन अभी हम देखेंगे। कोरिलेशन कोफिशिएंट आपने कैलकुलेट करना सीखा हुआ है, उसकी वैल्यू हम देखते हैं कैसे आती है। बट उसकी वैल्यू आइदर कुड बी +1 और रेंजिंग फ्रॉम +1 to -1। पॉजिटिव कोरिलेशन, ये जोन कहलाता है पॉजिटिव कोरिलेशन और ये जोन कहलाता है नेगेटिव कोरिलेशन। इतना याद है किसी को पॉजिटिव कोरिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? तो ये भी नहीं याद, ये तो याद होगा किसी को। जब उनकी जो रिजल्ट्स होते हैं वो एक साथ ही डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। एक का बढ़ता है दूसरे का भी बढ़ रहा ही होता है, अगर एक का कम होता है दूसरे का भी कम ही हो रहा होता है। जी, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। एक वेरिएबल की अगर कंडीशंस बदलने से एक वेरिएबल की वैल्यू में इजाफा आया, इट इज फॉलोड बाय इंक्रीज बाय द अदर वेरिएबल, और एक वेरिएबल में कमी हुई फॉलोड बाय डिक्रीज इन अदर वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। एक वेरिएबल की वैल्यू में इजाफा हुआ, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में कमी हुई, एक में कमी हुई दूसरे में इजाफा हुआ, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। अब आप जरा देखिए स्टॉक ए और बी की रिटर्न्स का आपस में कोरिलेशन क्या नजर आ रहा है आपको? ए और बी की रिटर्न का आपस में कोरिलेशन रिलेशनशिप क्या है? कोरिलेशन इज नेगेटिव। इकोनॉमिक कंडीशन बदलने से जब ए की रिटर्न कम हो रही है, इकोनॉमिक कंडीशन बदलने से उसी डायरेक्शन में चलने से बी की रिटर्न बढ़ रही है। ए की रिटर्न में कमी आई, बी की रिटर्न में इजाफा आया, ए की रिटर्न में फर्दर कमी आई, बी की रिटर्न में फर्दर इजाफा आया। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। ए और बी की रिटर्न्स में नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन या पॉजिटिव कोरिलेशन की स्ट्रेंथ कितनी है
दैट इज मेजर्ड बाय कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है कि एक वेरिएबल में इजाफा इज फॉलोड बाय प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन अनदर वेरिएबल। प्रोपोर्शनेट इंक्रीज, एक वेरिएबल में कमी फॉलोड बाय द प्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन अदर वेरिएबल। दिस इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। एक वेरिएबल में 10% इजाफा आया, दूसरे में 1% इजाफा आया, ये भी पॉजिटिव है। एक में 5% कमी हुई, दूसरे में 1% कमी हुई, ये भी पॉजिटिव है, बट परफेक्ट नहीं। एक में 10% इजाफा फॉलोड बाय 10% इंक्रीज इन अनदर, दिस में भी परफेक्ट। एक में 10% कमी, दूसरे में भी 10% कमी, जिसमें भी परफेक्ट पॉजिटिव, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सो पॉजिटिव कोरिलेशन में एक्सट्रीम है परफेक्ट पॉजिटिव, और नेगेटिव कोरिलेशन में एक्सट्रीम है परफेक्ट नेगेटिव। तो यहां पे हम देख रहे हैं ये नेगेटिव कोरिलेशन है स्टॉक ए और स्टॉक बी की रिटर्न में। हमने बात शुरू की थी कि हमने ए और बी का पोर्टफोलियो बनाया। पोर्टफोलियो बनाने से हमारी इन्वेस्टमेंट में रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप इंप्रूव हुआ। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पुट किया कि रिस्क रिडक्शन इफेक्ट किस चीज पे डिपेंडेंट है, मतलब हम किस किस्म के स्टॉक्स को मिलाएं तो हमें रिस्क रिडक्शन इफेक्ट ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जनाब हमने इसका जवाब जो कहा वो डिपेंडेंट है कोरिलेशन, जो हम इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करें उनकी रिटर्न के कोरिलेशन पे डिपेंडेंट है। और उसको फर्दर मैं अगर रिफाइन करूं जवाब को, तो जितना परफेक्ट पॉजिटिव से आप दूर होते जाओगे, परफेक्ट पॉजिटिव वाले दो स्टॉक उठाओगे ना, अगर दो स्टॉक उठाओ जिनकी रिटर्न का आपस में रिलेशनशिप परफेक्ट पॉजिटिव है, कोई फायदा नहीं पोर्टफोलियो बनाने का, क्योंकि एक में इजाफा दूसरे में इजाफा, एक में कमी दूसरे में कमी। हम तो रिस्क कम करने की बात कर रहे हैं। रिस्क कम करने का मतलब वॉलेटिलिटी कम हो, तो दोनों की वॉलेटिलिटी सेम ही है, तो ओवरऑल एवरेज भी सेम ही रह जाएगी ना भाई, मेरी सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे परफेक्ट पॉजिटिव से आप इन्वेस्टमेंट्स चूज करो जिनका कोरिलेशन जीरो से नेगेटिव की तरफ चलते जाओ, परफेक्ट नेगेटिव पे पहुंच जाओ, दैट इज द बेस्ट। एक में कमी दूसरे में इजाफा, ओवरऑल रिटर्न नलिफाई होगी, वॉलेटिलिटी नलिफाई होगी। एक में कमी दूसरे में इजाफा, वॉलेटिलिटी नलिफाई हो जाती है। हमारा मकसद होता है ना ओवरऑल रिटर्न हमारी इन्वेस्टमेंट से ऊंच नीच कम हो। तो हमने 50% इन्वेस्टमेंट अगर ए में डाली, जैसे यहां पे 50% बी में डाली, तो हम देख रहे हैं कि भाई 50% ए से रिटर्न में जब कमी आएगी तो बी से इजाफा हो जाएगा, ओवरऑल रिटर्न पे इफेक्ट बहुत कम रहेगा। बी से कमी आएगी में इजाफा हो जाएगा, ओवरऑल रिटर्न पे इफेक्ट बहुत कम रहेगा। और ये हमें फैक्ट यहां पे नजर आ रहा है कहीं पे, ये इधर नजर आ रहा है जी, ये देख रहे हैं। इंडिविजुअल देखो, ए में 25 से 10 की वेरिएशन थी, बी में देखो 5 से 30 की वेरिएशन थी। पोर्टफोलियो बना लिया तो 15 से 20 की वेरिएशन रहेगी। हमारी वॉलेटिलिटी विजुअली नजर आ रही है कम हो गई है, और ये मेजर किया हमने जब स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो वो भी क्लियर हो गया कि ए में 5.29 था, बी में 9.16 था, पोर्टफोलियो में सिर्फ 2% है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे डिपेंडेंट है हमारे पोर्टफोलियो की एफिशिएंसी। हमारा पोर्टफोलियो कितना एफिशिएंट होगा ये डिपेंड करता है कि हम जिन स्टॉक्स को मिला के पोर्टफोलियो बना रहे हैं उन स्टॉक्स की रिटर्न का आपस में कोरिलेशन क्या है। परफेक्ट पॉजिटिव, एब्सोल्युटली नो बेनिफिट ऑफ बिल्डिंग अप अ पोर्टफोलियो। परफेक्ट नेगेटिव, परफेक्ट पोर्टफोलियो, परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टॉक्स टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो। ठीक है, लेकिन यहां पे हमें याद रखना है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट को लेकर जब हम पोर्टफोलियो बनाने की बात कर रहे हैं तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट सिर्फ दो वेरिएबल के दरमियान ही कैलकुलेट किया जा सकता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट दो से ज्यादा वेरिएबल को लेकर कैलकुलेट किया ही नहीं जा सकता। तो हम दो से ज्यादा स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो ये कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट कहीं पीछे गिर जाता है। ये जस्ट बिल्डिंग अप, ऐसा स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं। अभी हमने जैसे ना ए से समझे बी में एंट्री ली, अभी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पी कभी बड़ा दूर है, अभी हमने ए से बी में एंट्री ले रहे हैं, तो वहां पे हम कोरिलेशन तक कहीं पहुंच पाए अभी हम। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, कोरिलेशन की हमने कहानी सारी सुना दी आपको। तो कोरिलेशन का फार्मूला, रेंज भी बता दी, परफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव, कोरिलेशन जीरो अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आ जाए तो नो कोरिलेशन, इवन दैट इज बेनिफिशियल। सिर्फ परफेक्ट पॉजिटिव पे जीरो बेनिफिट है, जैसे 0.99 भी हो गया ना तो फायदा शुरू हो गया, बहुत कम फायदा। लेकिन जैसे जैसे आपका कोरिलेशन 0.99 से 0.9, 0.8, 0.7 स्टॉक्स उठाओगे ना तो
रिस्क रिडक्शन मिलेगी लेकिन कम, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। 0 से माइनस जोन में जाओगे, रिस्क रिडक्शन बेनिफिट बढ़ता जाएगा। -1 पे जाके इट इज एट पीक, मतलब आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो पोर्टफोलियो बनाने का ऐसे 2 स्टॉक्स को मिला के हुज रिटर्न आर परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड। जब हम इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं तो हमारे पास जो पोर्टफोलियो है उसमें तो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स होंगी ना, तो हम ये सिलेक्ट कैसे करेंगे कि हमने किन 2 कोरिलेशन मतलब किन 2 इन्वेस्टमेंट्स को कोरिलेट करना है? हमने पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। से हमारे पास 4-5-6 स्टॉक्स की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम उन 4-5-6 स्टॉक्स में से किन 2 को मिला के पोर्टफोलियो बनाएं, तो वही तो हम बात कर रहे हैं। अगर आपने 2 का पोर्टफोलियो बनाना है तो हर 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन का रिटर्न की कोरिलेशन मेजर कर लो। ए और बी का कोरिलेशन देख लो, ए और सी का देख लो, बी और सी का देख लो। लेट्स अज्यूम 3 स्टॉक्स में 3 में से 2 चूज करने हैं। ए प्लस बी का कोरिलेशन क्या है, ए प्लस सी का कोरिलेशन क्या है, बी प्लस सी का कोरिलेशन क्या है। जहां पे -1 की तरफ ज्यादा से ज्यादा है वो कॉम्बिनेशन विल बी द बेस्ट, मोस्ट सूटेबल। अच्छा, ये हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट का एक फार्मूला है, कोवेरियंस ओवर सिग्मा ए सिग्मा बी। सिग्मा ए सिग्मा बी हमने निकाल लिया ना दोनों का, और ये कोवेरियंस की कैलकुलेशन है। इसमें भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ये सारे वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हुई हैं। दिस इज कोवेरियंस, और कोवेरियंस ओवर सिग्मा ए और सिग्मा बी आपका कोरिलेशन आता है। तो अगर मैं ये फार्मूला के मुताबिक वैल्यूज अरेंज करूं और मैं ए और बी का कोरिलेशन भी जरा कैलकुलेट कर लूं, इस फार्मूला के मुताबिक, ये फार्मूला है जी कोरिलेशन का, एक है जी वैल्यूज में P, फिर है आर ए माइनस आर ए बार, फिर है आर बी माइनस आर बी बार। इन सब को हमने करना है सम मल्टीप्लाई, ठीक है, इन सब को करना है हमने मल्टीप्लाई। तो मैं मल्टीप्लिकेशन का मैं प्रोडक्ट यहां पे लेके आऊंगा और फिर हमने इसको कर लेना है सम। ये मेरा होगा कोवेरियंस, ये लिखा हुआ ना। तो जनाब मैं वैल्यूज अगर फीड करना शुरू करूं, प्रोबेबिलिटी मेरी 3 है, 0.2, 20% लिखूं या 0.2 लिखूं, एक ही बात है, 0.5 एंड 0.3। आर ए माइनस आर बार इन प्रोबेबिलिटीज में मैं पीछे जरा जाता हूं, वहां से मैं अगर उठाऊं आर ए माइनस आर ए बार 8, 1, -7, पेज 170 की बॉटम पे ये अवेलेबल है। आर बी माइनस आर बी बार पेज 174 की टॉप पे स्टॉक का टेबल आ रहा है, इट इज -12, -3, 13। लीजिए जी, मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इंटू दिस जी, -19.20 माइनस 1.50 माइनस 27.3, सम कीजिए 48.00। तो जनाब कोरिलेशन जो बनेगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कोवेरियंस over sigma A, sigma B, putting in the values 48 over 5.29 into 9.16 minus, I forgot the sign, minus 48 था. So answer is -0.99. almost perfect negative. स्टॉक A और स्टॉक B की रिटर्न का आपस में रिलेशनशिप ऑलमोस्ट परफेक्ट नेगेटिव है। इसका मतलब दे बोथ आर आइडली सूटेड टू फिट इन अ पोर्टफोलियो। कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगेन हमें कोई 10s 20s ऑफ एक्टिविटीज नहीं करनी, एक कर ली, इसी को रिपीट कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है। सारे फॉर्मेट आपके पास है, फार्मूलाज आपके पास है, आपके हाथ से 1-2 दफा गुजरी हो चीजें, कोई इशू नहीं है। कॉन्सेप्ट जरूरी है, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो बाद का एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस की कोई स्टोरी ऐसे सेट की जाती है जिसको समझने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स की जरूरी, छोटे छोटे कंपोनेंट्स की जरूरी नहीं कि आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट, आई डोंट रिकॉल तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की कैलकुलेशन मैंने पास पेपर में कभी देखी हो। स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन मुझे नहीं याद मैंने कभी पास पेपर में देखी है, बट सिलेबस में है, जब से मैंने पढ़ा था 99 में तब भी थी, उससे पहले पता नहीं कब से है।
कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको रहनी चाहिए। बेशक 0.1% चांसेस से ही कभी अपेयर हो जाए तो आप जीरो ना हो, आप उसको कर सको। और सबसे ज़्यादा अहम यह है कि कैलकुलेशन शायद अपेयर नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन की स्टोरी में कोई ना कोई टर्म्स ऐसी यूज हो जाती हैं जो कि अगर आपको बेसिक्स नहीं पता, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप क्वेश्चन की स्टोरी नहीं समझ पाते। जब स्टोरी नहीं समझोगे, प्रॉब्लम नहीं समझोगे, तो उसका सोल्यूशन नहीं दे पाते। जी नहीं क्वेश्चन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट तक हम पहुंचे, कोई सवाल? अच्छा, ये आज की कहानी हम यहीं पे ही छोड़ते हैं। कल यहाँ से हम कहानी को आगे लेके चलेंगे, और कल का लेक्चर और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक मंडे का लेक्चर, ट्यूसडे वेडनेसडे का लेक्चर। मुझे लगता है वेडनेसडे तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीशन के करीब जा रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम ए से बी में एंटर हुए हैं और बी से जो जेड तक का सफ़र अब वेडनेसडे तक आई होप कि कंप्लीट हो रहा होगा। सो अभी भी मैं फिर वार्न कर रहा हूँ कि रिवीजन करके हर क्लास में आना है, क्योंकि जहाँ पे आपने जिस दिन छोड़ा ये चैप्टर, उस दिन ये चैप्टर आपके हाथ से निकल जाएगा। और ये चैप्टर निकला तो ना आपको बिजनेस वैल्यूएशन की समझ आनी है, ना एपीवी की समझ आनी है, अगले सारे टॉपिक्स आपके, मतलब सारी क्लास का आपकी जो लर्निंग एनवायरनमेंट है खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश कीजिए साथ का साथ पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।